सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन को रिलैक्स करते हुए देखते हैं कि तभी उन पर कोई दूर से नजर रख रहा था और ये बंदा काफी ज्यादा चौकन्ना लग रहा था। इससे पहले कि ये अपनी कदम फूक फूक कर और आगे बढ़ा था, वो ओल्ड मैन उसे टोकते हुए कहते हैं कि छोटे शैतान, और उन एल्डर के टोकने पर हमारा हीरो रुक जाता है। जी हाँ, यही हमारे सीरीज का हीरो है जिसका नाम जानी बाई है। वो मास्टर के पास चुपके चुपके आकर उन्हें चौंकाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो गया। तभी उसके मास्टर के बुलाने पर वो उनके पास चला जाता है और मास्टर उसे याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है, लेकिन तुमने फिर भी दोपहर कर दिया आने में। तुम तभी वापस आते हो जब तुम्हारा दिल करता है, अपनी मर्जी से ही सारे काम करते हो। हमारा हीरो तो ओल्ड मैन की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे कि उसके लिए ये रोज का काम हो। वो भी आराम से चेयर पर बैठकर रिलैक्स होने लग जाता है, ये कहते हुए कि ओल्ड मैन, आपने ही तो कहा था कि मुझे 18 साल तक का वेट करना होगा जब तक कि मेरी एज सेरेमनी ना हो जाए, और उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। तो मैं बस जाने की ही तैयारी कर रहा था, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं अपने पुराने दोस्तों को गुड बाय तो बोलूंगा ही ना। वैसे भी मुझे नहीं पता एक बार यहाँ से निकलने के बाद मैं कब वापस आकर उनसे मुलाकात करूंगा, और इसके अलावा मैंने उन्हें बोल दिया है कि अगर आपको कंपनी दे दे, वरना आप मेरे बिना यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो सारे छोटे छोटे शैतान तुम्हें मुबारक, तुम्हें अगर ले जाना है तो अपने साथ ले जाओ, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। हमारा हीरो भी लाइक, बताओ भलाई का तो जमाना ही रहा, तुम्हारा ही अच्छा सोच रहा था। यहाँ ओल्ड मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि वैसे नन्हे शैतान, मुझे एक बात पता लगी है कि अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तो अब बारी है तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वाइफ ढूंढा जाए। फिर वो अपने पास रखी हुई एक स्वॉर्ड लेकर उसे पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये लो, इसे तुम अपने साथ यंग डायनेस्टी पैलेस लेकर जाओ, वहाँ पर अपनी वाइफ को दिखाना, और फिर उन्हें सालों पहले किया हुआ वादा याद आ जाएगा और तुम्हारी शादी वहाँ के प्रिंसेस से हो जाएगी। उन्होंने 20 साल पहले हमसे वादा किया था कि वो अपनी प्रिंसेस की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। हमारे हीरो को प्रिंसेस से ज्यादा उस स्वॉर्ड को देखकर दिलचस्पी हो रही थी। वो तो उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है कि वाह क्या कमाल की स्वॉर्ड है, और फिर उसमें से निकल रही एनर्जी को देखकर कहता है कि ओल्ड मैन, ये तो आपकी लाइफ ब्लड वाली स्वॉर्ड है ना, तो फिर आखिर आप इसे मुझे कैसे दे रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा औसम है, आप चाहते हैं कि मैं इसे रख लूं? सच में मुझसे वापस तो नहीं लेंगे ना? ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये स्वॉर्ड देनी ही पड़ेगी, वरना तो तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि वो तुम्हें पैलेस के अंदर एंट्री दे। यहाँ ओल्ड मैन अब तक तो काफी रिलैक्स थे, फिर वो सीरियस होते हुए कहते हैं कि याद रखना, तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन अब तुम रियल वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हो, तो कोशिश करना कि मुसीबत को दावत देने से अच्छा है कि तुम लो प्रोफाइल रहो, ज्यादा लोगों को तुम्हारे और तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में ना पता लगे। इससे तुम बेकार के पछड़ों में पड़ने से बच जाओगे। और हाँ, लापरवाह होकर अपनी कल्टीवेशन को ढीले मत करना, उस पर अच्छे से फोकस करना। तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हारे आगे के लेवल को इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाओ और उस ग्लोरी को हासिल करो जो तुम्हारे मास्टर ने कभी हासिल किया था। अब तक हमारा हीरो काफी गौर से ओल्ड मैन की बातें सुन रहा था, लेकिन इस लाइन को सुनते ही वो काफी निराश होते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं स्वॉर्ड गॉड रियाल्म की शैडो तक को भी नहीं टच कर पाया, पता नहीं स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर कैसे पहुंचूंगा। लेकिन मैं हार तो नहीं मानने वाला, मतलब गिव अप करने वालों में से ये भी नहीं है। इसके बाद वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि वैसे मास्टर, मुझे ये बताइए कि मेरी वाइफ से रिलेटेड आगे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? आपको अचानक से मेरी शादी का ख्याल कैसे आया? और इसके अलावा मैंने सुना है कि यहाँ से बाहर की लड़कियाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल टाइगर जैसी। और इसके अलावा सबसे ज्यादा दहलाने वाली बात तो ये है कि आपने कभी मुझे बताया नहीं कि वो पार्टी, सामने वाली पार्टी, एक प्रिंसेस है। इसका मतलब तो वो और ज्यादा खतरनाक होगी। ऐसे में मैं क्या वहाँ की प्रिंसेस को संभाल पाऊंगा? एल्डर उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए हल्के से उसे समझाकर कहते हैं कि एक बार अगर तुम स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर पहुँच जाओ ना, तो फिर क्या खतरनाक बाघ और क्या उसका छोटा बच्चा, कोई भी तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा और तुम सभी को आराम से कंट्रोल कर लोगे। अब ये सब कुछ तुम्हारी एक स्वॉर्ड पर डिपेंड करता है। एल्डर की बातें सुनते हुए तो हमारा हीरो अभी भी आराम फरमा रहा था कि तभी एल्डर उसकी चेयर पर एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिराते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलो, लेट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हमारे हीरो से ज्यादा उसके टीचर को जल्दी है उसे यहाँ से भगाने की। वो खुद को झाड़ते हुए कहता है कि आप सच में बहुत बुरे टीचर हैं। आपको पता है कि मैं यहाँ पर मे भी दोबारा ना आऊँ, लेकिन फिर भी आप कितने बुरे हैं, मुझे भगा रहे हैं। पर एल्डर का कहना था कि बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। हमारा हीरो तो कूदते कूदते उनके पास पहुँच जाता है, ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ आप मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हैं। आपको अकेले ड्रिंक पीना है ना, अकेले खाना खाना है ना, आप जानते हैं मैं नहीं रहूंगा तो कोई आपका सामान नहीं छेड़ेगा। एल्डर उसकी ज्यादा बकवास नहीं सुनते हैं, बल्कि अपनी एनर्जी रिलीज करके उसे किक मार के बाहर फेंक देते हैं। ये लात खाने के बाद तो हीरो की हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है कि इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जानी बाई ने अपने सफर को कंटिन्यू कर दिया था।
तभी रियल वर्ल्ड में एंटर होने के बाद उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे जाने लगता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि दूसरी तरफ एक लड़की आगे आगे भाग रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की इंजर्ड थी और उसके पास एक काफी पावरफुल मिस्टीरियस हर्ब था और इन लोगों को वही हर्ब चाहिए था, जिसके लिए वो उसे धमकाने लगते हैं कि रुक जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। भागते भागते वो सभी लोग उसका रास्ता रोककर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जब वो बुरी तरीके से फंस गई थी तो हार तो बिल्कुल नहीं मानती, बल्कि अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से डर कर हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं भी 4th रैंक की स्वॉर्डमैन हूँ। उस लड़की ने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए ये कहना शुरू कर दिया था, देखती हूँ अब कैसे रोकते हो मुझे। इस लड़की का नाम ये मिंगवे है। ये बंदा जो कि वुल्फमैन की आर्मी को लीड कर रहा था, वो कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुम 4th रैंक की स्वॉर्डमैन हो, देखता हूँ आज इस फॉर्मेशन से कैसे बच के जाती हो। और फिर उसके एक इशारे पर उसके वुल्फमैन चारों तरफ से उस लड़की को घेर लेते हैं और फिर जोर जोर से रॉर करना शुरू कर देते हैं, जिससे सच में ये मिंगवे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके सर पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था और वो कहती है कि मैं अपना दिमाग सही से यूज नहीं कर पा रही हूँ। अब तक हमारा हीरो भी ये नजारा देख चुका था। उस पर तो ये देखकर वो अपनी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि वो वुल्फ गैंग का लीडर अपने वेपन का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर जंप करके उसे क्रश करने की तैयारी कर रहा है। ये भाई वहां पहुंचने के बाद फटाफट से मिंगवे को पकड़कर साइड हट चुका था, जिससे ये अटैक वेस्ट हो जाता है। जिस अंदाज में ये भाई ने मिंगवे को बचाया था वो तो उससे फुल टू इम्प्रेस हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा ये भाई उन वेयरवुल्व्स को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मौजूद ह्यूमंस को बुली करने की, क्या इस तरीके से तुम लोग अपनी पावर का शो ऑफ करोगे। पर उस लीडर को फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि एक और मरने के लिए आ गया और फिर वो अपनी गैंग से कहता है कि इसे भी उस लड़की के साथ मौत के घाट उतार दो, और उसने अपना धनुष भी निकाल लिया था। जबकि दूसरी तरफ ये भाई मिंगवे के साथ वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी ये बंदा अपनी पावर का यूज करके एरो को शूट कर चुका था, जिसे ये भाई ने साइड हट के डॉज कर लिया था। अब ये भाई तो अपने मास्टर की बात मानते हुए इस पछड़े से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि आज के लिए मुझे मास्टर के बनाए हुए रूल को साइड में करना होगा और तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसका एटीट्यूड देखकर ये बंदा कहता है कि तुम एक नॉर्मल से सिविलियन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस टोन में बात करने की। ये भाई ने अपनी स्ट्रेंथ छुपा रखी थी, इस वजह से इस बंदे को पता नहीं कि वो किससे बहस कर रहा है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों मिलकर मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो अपनी जान की, तो फिर मैं तुम पर रहम खाऊंगा, और अगर तुम वो स्नो लोटस भी मुझे हैंड ओवर कर दो फिर तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब उसकी बातों से ये भाई को इतना पता लग जाता है कि इनके स्नो लोटस को चुराने वाली और कोई नहीं बल्कि उसके पास खड़ी हुई मिंगवे है। और अब वो बड़े गौर से इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहता है कि वो तुम हो जिसने इनका स्नो लोटस चुराया। पर ये सब बोलते हुए उसे वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ दूसरी तरफ मिंगवे को दिखाते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए यही सोच रही थी कि मैं इंजर्ड हूँ और मैं अपनी इस मुसीबत में इस लड़के को नहीं घसीट सकती, जबकि इसने मेरी जान बचाई है। तो इस वजह से तो वो उस वेयरवुल्फ लॉर्ड से कहती है कि जैसा कि तुमने कहा, अगर मैं ये स्नो लोटस तुम्हें हैंड ओवर कर दूं तो क्या तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। वो बंदा तो कहता है कि शायद तुमने मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं, तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी भी मांगनी है। पर मिंगवे के तो अलग ही तेवर थे। वो कहती है कि मुझसे नील डाउन कराकर माफी मांगना, तुम सिर्फ सपने देखो, क्योंकि मैं ये कभी नहीं करने वाली। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा पोलाइट होने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो वहीं खड़े खड़े उस फ्लावर को रिफाइन करती है और उसे खा जाती है। ये भाई भी ये देखकर हैरान था कि इस लड़की ने एक झटके में इस ब्लड फ्लावर को रिफाइन कर लिया। आज तक उसने ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिंगवे इस फ्लावर को खाती है ना, उसकी एनर्जी काफी तेजी से बूस्ट अप हो चुकी थी। अब इस प्रेशर की वजह से उन लोगों को दिक्कत तो काफी होती है, लेकिन वो वेयरवुल्फ लॉर्ड कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ही सामने मेरे ही फ्लावर को रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर लिया। पर ये भाई भी लाइक, अरे यार ये नेचुरल चीज है, जिसके हाथ लगी उसने अब्सॉर्ब कर लिया, अपनी पावर बढ़ा ली। अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर और मौजूद है, तुम कोई दूसरा ले लो ना। अब उसकी बातों से तो इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, तेरी जबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। और फिर वो तेजी से दौड़ते हुए हमारे ये भाई के ऊपर अपने वेपन से लगातार हिट देने की कोशिश करने लग जाता है, जैसे हमारे ये भाई ने बहुत ही आराम से डॉज कर लिया था। और अब तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसके साथ जमकर फाइट करने लगता है, जहाँ काफी देर तक दो हाथ करने के बाद हमारा हीरो उस बंदे पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वहाँ पर तेज एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। मिंगवे भी इसका रिजल्ट देखने के लिए बेकरार थी और वहीं देखने को मिलता है कि ये भाई ने उस बंदे को पीछे धकेल दिया। हाँ, ये बात अलग थी कि वो बंदा इंजर्ड नहीं हुआ बल्कि वापस से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। अब वो वेयरवुल्फ का लॉर्ड काफी पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगा था हीरो को मारने के लिए, लेकिन ये भाई भी लाइक कि तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने तो अपनी स्वॉर्ड चलाकर उसके हाथ पे कट लगा दिया था, जिससे उसका वेपन उसके हाथ से छूट जाता है
और वो जो कि अब तक ये बाई को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये सच में पावरफुल है। वहीं अपने लीडर के घायल होने के बाद दो चमचे आगे बढ़ते हुए हमारे ये बाई को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो एक स्लैश लगाकर दोनों को ही एक बार में ढेर कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि तुम लोग तो सच में बहुत स्लो हो यार। अब इस प्रेशर की वजह से वो लॉर्ड और भी बुरी तरीके से शेक करने लग गया था, लेकिन तभी उसकी हेल्प करने के लिए उसके गैंग में से और भी बहुत सारे पावरफुल मेंबर्स आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बाई मिंगवे से कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, वैसे भी ये छोटे मोटे वेयरवुल्व्स हैं। उसकी बात मानकर मिंगवे तो कल्टीवेशन करने लग जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि अब 4th लेवल के वेयरवुल्व्स आ चुके हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है, और वो अपना ताकत शो करते हुए हमारे हीरो को धमकी भी दे देते हैं कि वो उसे क्रश करके रख देंगे। एक वुल्फ तो काफी तेजी से अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर लेता है और उसे हमारे हीरो की तरफ थ्रो करने लग जाता है। जैसे ही वो वेयरवुल्फ हमारे हीरो के पास आता है, हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है और उठाकर दूर पटक देता है। उसका ये अटैक सच में काफी ज्यादा जबरदस्त था, वो बुल तो उड़ते उड़ते काफी दूर जाकर गिर गया था। वहीं उसका कहना था कि मुझे लगा था मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर ये तो एफर्टलेसली हो गया। वहीं उसका ये कूल रूप देखने के बाद मिंगवे भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं ये वेयरवुल्फ हमारे हीरो को हरा दे या घायल कर दे। पर ये भाई तो स्वैग दिखाते हुए कहता है कि इनफ इज इनफ, अब अगर कोई मुझे फोर्स करेगा तो मुंह की खाएगा। ये भाई ने वहाँ पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी वेयरवुल्व्स को हरा दिया था, और ये देखने के बाद तो वो वुल्फ लॉर्ड डरते हुए पर चौड़ कर कहता है कि आखिर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं वेयरवुल्फ प्रिंस वुल्फ गॉड हूँ। उसकी बातें सुनकर ये भाई डरता नहीं है, बल्कि कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम एक प्रिंस हो, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुनकर वुल्फ लॉर्ड इतराते हुए कहता है कि इसीलिए तुम जैसे नॉर्मल ह्यूमन को मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे ग्रीट करना चाहिए, हमें नोबल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी भी एंगल से मेरे कंपैरिजन के नहीं हो। अगर मैं फाइट करने पे आया तो तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा। अब ये सारी बकवास सुन के ये भाई कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो कर देते हैं। ये बोलने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और जमीन पर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। इससे पहले कि ये स्लैश उस वुल्फ गॉड को हिट हो पाता, वो अपनी सारी आर्मी लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गया था। जो लोग बेहोश हो चुके थे वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि जरा सोचो, उनका प्रिंस ही उनकी जान बचाने के लिए वहाँ पर नहीं है तो वो क्या ही करेंगे। उन लोगों को वहाँ से जाता देखकर मिंगवे ये बाई से कहती है कि क्या तुम उन्हें जाने दोगे यूं ही? क्या हो अगर वो वापस आकर हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर दे? अगर वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं और पीछे से और बड़ी आर्मी लेकर आ जाते हैं तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे ना। इसीलिए ये अच्छा मौका था, तुम्हें उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। वो ऑक्स ह्यूमन के दुश्मन है, वो उनका भला नहीं सोच सकते। ये सभी बातें सुनने के बाद ये बाई मिंगवे को शांत कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस हैं ऑक्स से अलग, और यही चीज हमें डिफरेंट बनाती है। इसके अलावा वो वुल्फ प्रिंस अगर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आया तो मैं सबसे पहले उसे ही निपटा दूंगा, तो सारी आर्मी यहाँ से भाग जाएगी। तो तुम उसकी चिंता मत करो कि वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है या नहीं। अब ये बाई की फाइट तो मिंगवे ने देख ली थी, तो उसे उस पर ट्रस्ट हो जाता है। वो कहती है कि चलो ये ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा तो मुझे भी नहीं होना चाहिए, और वो उसकी बात मान जाती है। यहाँ सारी चीजें शांत होने के बाद ये वही मिंगवे को बताता है कि तुम घायल हो गई हो, इस वजह से तुम्हारी ड्रेस फट गई है। अगर तुम्हारे पास कोई और है तो तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। अब ये देखकर कि उसकी ड्रेस फट गई है, उसकी बॉडी रिवील हो रही है, वो तो जोर से चिल्ला देती है कि बेशरम, पहले नहीं बता सकते थे। अब इस पे हमारा हीरो क्या ही करता, लड़ते लड़ते थोड़ी ना बता देता कि तुम्हारी ड्रेस फटी है। अब मिंगवे कहती है कि मुझे चेंज करना है तो तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, और फिर वो नोटिस करती है कि वो एक आंख खोलकर चेक कर रहा है। शरारती तो ये भी कम नहीं है, ये बोलते हुए भी चुपके चुपके आंखें खोल रहे थे कि तुम्हें कौन देखना चाहता है। अब मिंगवे जैसे तैसे ये बाई को वहाँ से भगाती है ताकि वो पहरा देते रहे और कोई मिंगवे को ड्रेस चेंज करते हुए ना देख ले। वहीं दूसरी तरफ वो खुद ड्रेस चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक साथ अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके अपना अपना नाम बताते हैं। मिंगवे बताती है कि वो ज़ेड डायनेस्टी से है। ये भाई बताता है कि पहले तो उसे लगा था कि मिंगवे लोकल है, पर उसे अब हैरानी हो रही है ये जानने के बाद कि वो पैलेस से बिलोंग करती है। तभी अचानक से देखते ही देखते मिंगवे की हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। ये भाई उसे संभालते हुए कहता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि जल्दी जल्दी में उस फ्लावर को खाने की वजह से वो अच्छे से रिफाइन नहीं कर पाई और इसी वजह से वो उसकी बॉडी पर हावी हो रहा है। पर तभी दोनों नोटिस करते हैं कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही पास है और सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। अब उन दोनों को एक जगह पर रुकना था ताकि मिंगवे अपनी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर सके, ताकि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए और फिर वो आगे बढ़ सके। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि मिंगवे तो आराम से कल्टीवेशन कर रही थी, वहीं ये भाई उसके सामने बैठकर आराम से उसे प्रोटेक्ट
कर रहा था, जहाँ बैठे बैठे उसकी खूबसूरती को निहारते हुए वो कहता है कि ये कितना खूबसूरत है, फ्यूनिक्स माउंटेन से भी ज्यादा खूबसूरत। थोड़ी देर के बाद जब मिंगवे अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेती है तो वो खुद को घूरता देकर कहती है कि क्या घूर रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? पर ये भाई कहता है कि नहीं, तुम सच में बहुत सुंदर हो, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की हमारे गाँव में कभी नहीं देखी। अब गाँव वाली बात सुनकर मिंगवे को अजीब लगता है कि ये मुझे अपने गाँव की लड़कियों के साथ कंपेयर क्यों कर रहा है। पर फिलहाल के लिए वो इस बात को इग्नोर करते हुए हमारे हीरो को एक टोकन पकड़ाते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है, तो तुम एक काम करो, तुम भी डायनेस्टी जा रहे हो ना, तो ये टोकन अपने साथ रखो, जब तुम डायनेस्टी पहुंच जाओगे ना तो तुम्हें इसके लिए रीपे किया जाएगा। अब मिंगवे को थ्रो करने के बाद उसने कैच तो कर लिया था, पर वो कहता है कि एक स्वॉर्डमैन होने की वजह से छोटी मोटी टेक्निक परफॉर्म करके अगर मुझे किसी की जान बचानी पड़ती है तो मुझे उसके लिए रीपे होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान इंसानियत के लिए बचाई है, ना कि इसलिए कि मुझे बदले में गिफ्ट्स मिले। अब यहाँ से वो दोनों अपना अपना सफर अलग अलग कंटिन्यू करने वाले थे, तो हमारा हीरो उससे अलविदा लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। ये बाई का इम्प्रेशन मिंगवे के सामने कुछ खास अच्छा नहीं बनता। वो कहती है कि कितना रूड है ये लड़का, लेकिन फिर भी जब ये बाई अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा था तो वो उसके पीछे पीछे गुनगुनाती हुई पहुंच जाती है। उसे अपने पीछे आता देखकर ये बाई भी लाइक कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। मिंगवे बहुत ही इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है कि मुझे वेयरवुल्फ से डर लगता है और इसके अलावा तुम काफी पावरफुल हो, तो मैंने सोचा कि तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ अगर सफर कंटिन्यू करूंगी तो मैं सेफ रहूंगी, तो इसलिए साथ में चलते हैं। ये बोलकर वो उसे आंख मारती है। ये बाई नहीं चाहता था कि वो किसी लड़की के साथ कंटिन्यू करे, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है, तुमने उस स्पेल को रिफाइन कर लिया है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये कि तुम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन खुद कर सकती हो, तो इसलिए अलग रास्ते से जाओ। ये बोलकर आगे निकल जाता है और वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग जेंटलमैन मुझ जैसी एक वीक लड़की को रास्ते में ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हें तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वरना कोई भी आकर मुझे हर्ट कर सकता है। ये भाई भी लाइक मैं अभी 18 साल का हूँ, आदमी बनने में अभी मुझे कुछ साल और बाकी है। उसकी बातें सुनकर मिंगवे को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो इस गुस्से के घूंट को पीते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें फॉलो करूंगी। यहाँ रास्ते भर वो उसका दिमाग खाती रहती है, जहाँ वो उससे सवाल कर रही थी कि तुम यहाँ के लोकल हो ना, फिर तो तुम्हें पता होगा कि मुझे नॉर्मल ग्रास एब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ से मिलेंगे। पहले तो ये भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुंह बनाते हुए कहता है कि तुमने अभी अभी एक प्लांट रिफाइन किया है, अगर ज्यादा यूज करोगी तो फट जाओगी। मिंगवे कहती है कि मैं मेरे लिए थोड़ी ना मांग रही थी, वो तो मुझे अपने फादर, और फिर बोलते बोलते चुप होते हुए कहती है कि मुझे उन्हें गिफ्ट देना है। ये भाई को भी ये सुनकर लगता है कि मिंगवे कितनी अच्छी डॉटर है, अपने फादर के बारे में इतना सोचती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कमांडर और उसकी बड़ी सी सेना को जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तभी एक सोल्जर तेजी से कमांडर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि कमांडर यंकी, मैंने प्रिंसेस के ट्रेसेस देखे हैं जंगल के काफी डीप जाते हुए। इसका मतलब ये है कि हमें उन निशानियों का पीछा करके जल्द से जल्द प्रिंसेस को वापस लाना होगा, नहीं तो वहाँ पर मौजूद वेयरवुल्फ क्रिएचर प्रिंसेस को कोई हर्ट ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुनना था कि कमांडर यंकी उस सोल्जर को ऑर्डर देता है कि ठीक है, हमें वहाँ तक ले चलो जहाँ पे प्रिंसेस के ट्रेसेस मिले हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उनका पता लगा सके। तो बस फिर क्या था, वो सोल्जर उन लोगों को रास्ता दिखाने लगता है और वो लोग इसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भाई और मिंगवे को दिखाते हैं जो कि स्नेक ग्रास तक पहुंच चुके थे। ये भाई उसे सक्सेसफुली वहां तक ले आया था और अपने सामने इतने सारे स्नेक हब्स को देखने के बाद वो खुश हो जाती है। पर जब उन ग्रास को पिक करने की कोशिश करी थी कि तभी उसके सामने उन स्नेक ग्रास को प्रोटेक्ट करता हुआ स्नेक अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और ये भाई भी लाइक फिर से एक और मुसीबत। हालांकि उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहता था कि उसका सफर आराम से कंटिन्यू हो, पर मुसीबत थी कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वहीं ऊपर से मिंगवे जो कि उस बीस्ट को देखकर डरते हुए कहती है कि ये 6th रैंक का बीस्ट है, मुझे नहीं पता था कि इन स्नेक ग्रास को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रियल का एक स्नेक होगा। वो कहती है कि हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं और मैं कुछ स्पिरिट फ्लावर्स कलेक्ट कर लूंगी। पर ये भाई लाइक हम लोग यहाँ इतनी दूर इस स्नेक ग्रास को लेने के लिए आए थे ना, और यहाँ तो कितने सारे हैं, पिक कर लो इनमें से कोई एक। पर ये सुनकर तो मिंगवे को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? एक स्पिरिचुअल हब और अपनी जान में से तुम किसे चूज करोगे, स्पिरिचुअल हब्स को? इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए निकलते हैं यहाँ से। पर हमारा हीरो एक साइड स्माइल करता हुआ अपनी स्वॉर्ड पकड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्नेक हमारे हीरो पर एक काफी पावरफुल अटैक करने वाला हो, उसे जिंदा ही निकल जाएगा। लेकिन फिर देखने को मिलता है कि वो तो उसे गले लगाकर प्यार कर रहा है। ये नजारा देखकर तो मिंगवे की हालत खराब हो चुकी थी, उसके तो तोते उड़ जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये भाई तो उस बीच से लड़ने की बजाय उसे आराम से पेट कर रहा है और वो ये स्नेक भी बड़े मजे
मजे से इस मालिश का मजा उठा रहा था जैसे कि सालों पुराना याराना हो। ये भाई कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, इसका नाम दाबाई है, अगर तुम इसे डराओगी नहीं तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मिंगवे भी लाइक मैं इसे कैसे डरा सकती हूँ, इसने मुझे डरा के रखा हुआ है। वहीं ये भाई बताता है कि ये मेरा पालतू है और मैं सालों से इसे जानता हूँ, अगर इसे खतरा महसूस नहीं होता तो ये किसी पर अटैक नहीं करता। और फिर दिखाते हैं कि वो दोनों साइलेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि मैंने दाबाई के साथ एक डील की है कि मैं यहाँ से कुछ स्नेक ग्रास लूंगा, बदले में ये मुझे कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें जितने कलेक्ट करने हैं कर लो। ये सुनकर तो हमारी मिंगवे खुश हो जाती है और फिर स्नेक ग्रास कलेक्ट करना शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ पर 6 रैंक का ईगल भी आ जाता है, जिसे देखकर वो चौकन्ना हो चुकी थी। उसे देखकर भी हमारा हीरो खुश हो जाता है। वो तो हैरान थी कि इसकी किस किस के साथ दोस्ती है। ये भाई को दिखाते हैं, वो तो बड़े मजे से उस गोल्डन ईगल के ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था कि जाओ सियांग, तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पहले से भी ज्यादा हट्टे कट्टे हो गए हो, कमाल की बात है। वो उसकी पीठ पर बैठकर सवारी एंजॉय कर रहा था। उस ईगल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो राजकुमार को अपनी पीठ पर सवार करके आसमान की सैर करा रहे थे। मिंगवे अपने मन में सोचती है कि इसके इतने खतरनाक जानवरों के साथ दुश्मनी है, ये चीजें कैसे मैनेज करता है, क्या ये खुद भी कोई मॉन्स्टर तो नहीं, वरना किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतने बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से दोस्ती रखना पॉसिबल नहीं है। एक तरफ तो मिंगवे ये सोच रही थी और वहीं दूसरी तरफ हवा में उड़ते उड़ते हवा की सैर करते हुए हमारा हीरो जियाओ सियांग के साथ बातें करते हुए पता लगा लेता है कि एक और वेयरवुल्फ का झुंड देखा गया है जो कि उनके आसपास ही मौजूद है और वहीं कुछ लोग सोल्जर्स के साथ उनका पीछा कर रहे हैं। हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि वो लोग अगर पीछा कर भी रहे हैं तो किसका कर रहे होंगे, ऑब्वियसली मिंगवे का। तो वो समझ जाता है कि मिंगवे कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, तभी इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। पक्का उसका ओरिजिन कुछ इंटरेस्टिंग होगा जिसके बारे में जानने में हमारे हीरो को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो तो जियाओ सियांग को थैंक यू बोलता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और फिर वो नीचे आकर सबसे पहले तो मिंगवे से सवाल करता है कि तुम्हें पता है कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मिंगवे ये सवाल सुनकर चौंकते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा। ये भाई काफी कैजुअली बताता है कि मुझे जियाओ सियांग ने बताया। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें उन लोगों के बारे में पता है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो वो तुम्हारे दुश्मन है या फिर दोस्त। अगर तो वो तुम्हारे दोस्त हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें उनके साथ जाने दूंगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे दुश्मन हुए तो फिर ठीक है, मैं उन्हें संभालता हूँ, तुम यहाँ से आगे निकल जाओ। पर इसके बदले तो मिंगवे कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और रुक सकते हो, मुझे अकेला नहीं होना। ये भाई कहता है कि वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और फिर वो दाबाई के पास जाकर कहता है कि क्या जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं तुम उन्हें जाकर डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो और उन्हें यहाँ से दूर ले जाना। उसके एक इशारे पर दाबाई वहाँ से उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए निकल जाता है। वहीं इस तरीके से बीस्ट को उसकी बातें समझता देखकर मिंगवे अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती और वो ये भाई से पूछ लेती है कि क्या तुम बीस्ट ट्रेनर हो। ये भाई बताता है नहीं तो। मिंगवे सवाल करती है तो फिर ये सारे खतरनाक बीस्ट तुम्हारी बातें क्यों मानते हैं और तुम्हें इतना फॉलो क्यों करते हैं। ये भाई भी लाइक वो इसलिए क्योंकि मैं बचपन से इनके साथ पला बड़ा हूँ और ये लोग बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट ये लोग तो बहुत ज्यादा काइंड और स्वीट है, इसी वजह से तो ये लोग मेरे दोस्त हैं। ये बातें सुनकर कि कैसे ये भाई बीस्टों के साथ बचपन में खेलकर पला बड़ा है, मिंगवे कहती है कि तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सारी चीजें एंजॉय करनी है। वो इस बार भी काफी ज्यादा क्यूट फेस बना रही थी, पर हमारा हीरो ना में गर्दन हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मास्टर ने कहा है कि जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उतना बड़ा रिस्क। खूबसूरत लड़की का दूसरा नाम मुसीबत है और मेरे मास्टर ने मुसीबतों से दूर रहने के लिए कहा है, और अगर वो मुसीबत तुम जितनी खूबसूरत हो फिर तो बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए। इनडायरेक्टली ये भाई हमारे मिंगवे की तारीफ करते हुए कह रहा था कि तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, गाँव की लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत। इसके बाद तो ये भाई कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें माउंटेन से नीचे लेकर चलता हूँ, नीचे का गांव दिखोगी तो खुश हो जाओगी। ये सुनकर मिंगवे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मुझे भी उस गोल्डन ईगल के पीठ पर बैठकर सवारी करनी है, और अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि तुम मेरे दोस्त बनोगे या नहीं। एक पल में मिंगवे को क्यूट और रूड बनता देखकर हमारा ये भाई भी लाइक तुम लड़की हो, कितनी जल्दी मूड चेंज करती हो, और वैसे भी तुम जब गुस्से में अपना मुंह फुलाती हो ना तो तुम्हारा चेहरा ज़्याओ हुओ जैसा हो जाता है। अब मिंगवे फिर से कंफ्यूज कि अब ये ज़्याओ हुओ कौन है। वो बताता है कि हमारे गांव की शेरनी, उसके तो बच्चे भी हैं और वो काफी गोलू मोलू है। पहले तो मिंगवे को कुछ समझ नहीं आता और जब ये भाई आगे निकल जाता है तब उसे पता लगता है कि उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे मोटी शेरनी कहा। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, और फिर वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। मतलब फाइनली दोनों की दोस्ती हो गई। अब इसके बाद तो वो दोनों मिलकर ही जियाओ सियांग की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे थे, जहां उस सवारी को एंजॉय करते हुए मिंगवे तो बच्चों की तरह चेयर अप कर रही थी और उसे इस तरीके से जोर जोर से चिल्लाता देखकर ये भाई डांटते हुए कहता है कि अरे धीरे यार, तुम लड़की हो,
तुम्हें थोड़ा सा पोलाइट नहीं होना चाहिए? वो तो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो और शोर मचाऊंगी। वैसे भी मैंने इस तरीके का एक्सपीरियंस पहली बार एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसकी हरकतों पे तो ये भाई अपना सर पकड़ लेता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर हवा की सैर करने के बाद फाइनली वो दोनों माउंटेन से नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर मिंगवे को रेस्ट करने का बोलकर ये भाई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और तुम यहीं इंतजार करना। वो आराम से बैठ जाती है और हमारा हीरो उसके लिए पानी ले रहा था तो वो कहती है कि ये लड़का तो सच में बहुत अच्छा है और वो खुद से उसका नाम जियाओ भाई रख देती है। हमारी प्रिंसेस मिंगवे को हमारा दोस्त ये भाई बहुत पसंद आया, तो जब वो उसके पास आकर बैठता है वो उसे जियाओ भाई नाम से छेड़ने लगती है। वो कहता है कि मेरा नाम ये भाई है तो फिर तुम जियाओ भाई क्यों कह रही हो? मिंगवे का कहना था कि तुमने अपने फ्लाइंग पेट का नाम जियाओ जियांग रखा है और अपने स्नेक पेट का नाम दाबाई रखा है और मैंने दोनों का नाम मिक्स करके जियाओ भाई बना दिया और मुझे तुम पर यही नाम सूट करता है, इसलिए मैं तो यही बोलूंगी। उसके जिद्दी नेचर को देखने के बाद ये भाई कहता है कि तुम कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि उस बंदे का क्या होगा जिसकी तुम वाइफ बनोगी, तुम तो उसका जीना हराम करके रख दोगी। वैसे एक गुड न्यूज ये है कि मुझे भी एक वाइफ मिलने वाली है, वो भी तब जब मैं स्वॉर्ड गॉड रियान को प्रैक्टिस कर लूंगा। और वैसे भी अभी मुझे कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए और उसके लिए मुझे बहुत सारे टाइम की जरूरत है। जब वो इस बारे में मिंगवे को बता रहा था तो आगे बात करने से पहले ही वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाते हुए जियाओ जियांग की एंट्री हो जाती है। उसकी चीख से ही हमारे हीरो को पता लग गया था कि दाबाई मुसीबत में है, यानी कि वो उन सोल्जर्स को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए वो दोनों फिर से फटाफट जियाओ जियांग की पीठ पर चढ़ जाते हैं ताकि वो उन लोगों को दाबाई तक लेकर जाए। रास्ते में हमारी हीरोइन मिंगवे से पूछती है कि क्या हुआ है दाबाई को। वो कहता है कि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो किसी बड़ी मुसीबत में है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दाबाई को चारों तरफ से सोल्जर्स ने घेर के रखा हुआ था। यहाँ कमांडर यिंकी की बातों से पता लगता है कि बार बार दाबाई उनका रास्ता रोक रहा है, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब कमांडर बाकी सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि एक साथ इस पर हमला करके इसे जान से मार दो। वैसे भी आज इस स्नेक ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है। वैसे भी इस तरीके से पॉइजनस क्रिएचर का हमारे आसपास घूमना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर उसके पास मौजूद एक शैडो सोल्जर वो उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है, इसको यहीं खत्म कर दो। ऑर्डर मिलने पर वो शैडो सोल्जर तेजी से आगे बढ़ते हुए जबरदस्त स्लैशेस लगाना शुरू कर चुका था। बदले में दाबाई भी उस पर अटैक कर रहा था, पर लगता है कि ये शैडो पर्सन हमारे दाबाई से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो आराम से उस पर ओवरकम कर ले रहा है। इससे पहले कि वो उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, जो पहले तो उन्हें चिल्लाकर रोकने को कहता है और फिर हवा से ही एक जबरदस्त स्लैश उनके ऊपर रिलीज कर देता है। इस स्लैश की वजह से वो शैडो सोल्जर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ इस कमांडर यिंग की जान तो ये देखकर खौल रही थी कि इस लड़के ने प्रिंसेस का हाथ पकड़ा हुआ है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मरना चाहता है क्या? वो तो सीधा सीधा हमारे ये भाई को धमकी देना शुरू कर चुका था कि प्रिंसेस का हाथ छोड़, नहीं तो यहीं दफन कर दूंगा। शैडो सोल्जर भी ये भाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, पर दाबाई बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है। और वहीं दूसरी तरफ तभी मिंगवे ऑर्डर देती है कि ये सब कुछ यहीं बंद करो। अब फिर क्या, प्रिंसेस का ऑर्डर मिलना था तो कमांडर अपने शैडो सोल्जर को पीछे हटने को कह देता है। सभी गार्ड प्रिंसेस को ग्रीट करते हैं और वो उन सभी को फाइट रोकने को कहती है। सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है। वहीं ये भाई को दिखाते हैं, वो तो दाबाई के लिए परेशान था। जब वो देखता है कि उसकी एनर्जी कम हो गई है तो अपने पास से मैजिकल हर्ब निकालकर उसे पिला देता है। अब ये देखकर कि इस लड़के के पास मैजिकल हर्ब है, वो लोग और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि ये लड़का कौन है। प्रिंसेस उन लोगों को कुछ नहीं बताती, बल्कि हमारे ये भाई को बाय बाय बोलते हुए कहती है कि अब मुझे जाना होगा। और वो अपने सोल्जर से कहती है कि खबरदार, अगर दोबारा दाबाई को हर्ट किया मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो जा रही है। वो कंफर्म करता है तो वो कहती है कि हाँ, अगर तुम कभी पैलेस आना तो मुझे जरूर ढूंढना। इसके अलावा 1 साल के अंदर अंदर शायद मैं तुम्हें वहाँ दोबारा ना मिलूं। मिंगवे की 1 साल वाली बात सुनने के बाद ये भी कहता है, क्यों 1 साल बाद तुम्हें कुछ होने वाला है? पर उसके बिहाफ पर वो कमांडर यिंग बताता है कि कुछ नहीं, बस प्रिंसेस मिंगवे की शादी तय हो गई है और 1 साल के अंदर उनकी शादी हो जाएगी एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ, जिसे उनके फादर ने पसंद किया है। मिंगवे भी सैड होते हुए कहती है कि हाँ, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, ये शादी मेरे फादर ने अरेंज की है, तो इस वजह से मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम आ जाना, ओके? वैसे प्रिंसेस ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन मिंगवे की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ शादी बिल्कुल नहीं करेगी और वो अपने फादर को पटा लेगी किसी तरीके से शादी को कैंसिल करने के लिए। कमांडर उसे ऐसा करने से रोकने चाहते थे, पर वो तो हमारे ये भाई के पीछे छुप जाती है और ये भाई उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो करने की कोई जरूरत नहीं, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। अब ये देखकर कि उनकी प्रिंसेस को भड़काया जा रहा है, ये कमांडर तो आंख बबूला हो जाता है और कहता है कि इस कमीने का हाथ काट दो, ये प्रिंसेस को बार बार छू कैसे रहा है? उनमें से एक सोल्जर आकर हमारे ये भाई पर ऑलमोस्ट हमला करने ही वाला था। ये देखकर तो मिंगवे भी हैरान रह जाती है। तभी मिंगवे आकर अपनी पावर रिलीज करके उस गार्ड को वहीं गिरा देती है। अब गार्ड कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अपनी प्रिंसेस से ज्यादा तो नहीं हो सकता था ना। वो मिंगवे के एक ही अटैक पर जमीन पर ढेर हो चुका था।
अब ये देखकर तो कमांडर को गुस्सा आने लगता है। वो प्रिंसेस मिंगवे से कहता है कि क्या आप इस 2 टके के लड़के के लिए अपने ही देश के लोगों को घायल करेंगी? आखिर ये लड़का जिससे आप अभी मिली हैं, उसके लिए आप अपने सोल्जर्स को कैसे हर्ट कर सकती हैं प्रिंसेस? पर कमांडर जिस तरीके के वर्ड्स का यूज हमारे ये भाई के लिए कर रहे थे, ये सुनकर मिंगवे को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अपनी जबान संभाल के बात करो। पर अब ये देखकर कि प्रिंसेस उसे भी नहीं छोड़ रही है, वो और ज्यादा आग बबूला होकर ये भाई को कहता है कि आखिर तू है कौन बे? क्या तू इस लायक भी है कि प्रिंसेस के साथ खड़ा रह सके? तू उन्हें छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये कमांडर तो इतना ज्यादा चिढ़ रहा है जैसे कि खुद प्रिंसेस को पसंद करता हो। वहीं कमांडर ने हमारे हीरो को उसकी औकात दिखाने के लिए ये कह दिया था कि तू जानता भी है आखिर ये कौन है? ये जियांग डायनेस्टी की प्रिंसेस है और तुझ जैसा लोकल इंसान इनके आसपास होना भी डिजर्व नहीं करता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये भाई कहाँ चुप रहने वाला था। वो आगे आते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, वो प्रिंसेस है तो क्या अपनी जिंदगी का फैसला क्या वो खुद नहीं ले सकती? और मुझे बस मिंगवे की मर्जी से मतलब है, उसे तुम लोगों के साथ नहीं जाना तो वो नहीं जाएगी। अब ये भाई ने तो उनके सामने उनकी प्रिंसेस को नाम लेकर बुलाया। कमांडर तो ये सुनकर कहता है कि आखिर तूने अपनी जबान से उनका नाम कैसे लिया? ये कमांडर अब खुद पर्सनली हमारे हीरो के साथ फाइट करने की सोच रहा था। तभी बाकी सारे सोल्जर्स कहते हैं कि कमांडर आखिर इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आपको चैलेंज कर रहा है। एक एक करके वो सभी लोग जो चुप बैठे हुए थे वो भी अभी हमारे ये भाई की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। उन सभी को इस तरीके से ये भाई के खिलाफ बोलता देखकर प्रिंसेस कहती है कि क्या मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ या फिर मेरा फैसला तुम लोगों के लिए मायने नहीं रखता? इससे पहले कि वो और ज्यादा गुस्सा भड़का पाती, ये भाई उसे शांत कराते हुए कहता है कि आराम करो, इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्हें सिर्फ भौंकना आता है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब प्रिंसेस को तो अजीब लग रहा था, उसकी फिक्र हो रही थी, पर हमारा हीरो उसे रीअश्योर कराता है कि डोंट वरी। कमांडर को उसके कॉन्फिडेंस पे गुस्सा आ रहा था। इस वजह से जब वो कहता है कि प्रिंसेस आप थोड़ा सा पीछे रहिए और हमें फाइट करने दीजिए, हम ज्यादा यहाँ पर क्योस नहीं मचाएंगे, तो वो भी राजी हो जाती है। वैसे तो उसे अंदर से पता था कि कौन जीतेगा, इसलिए वो कहती है कि एक एक करके आओ। तो कमांडर के एक इशारे पर एक सोल्जर्स आगे आ जाता है और वो हमारे ये भाई से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है बच्चे, तेरे घुटने टेक कर माफी मांगने से अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर तू पहले माफी मांगता तो तेरी जान बच जाती, अब तो तेरी हड्डियां ही टूटेंगी। उसकी बातें सुनकर ये भाई भी लाइक, मैंने क्या गलती कर दी जो मैं माफी मांगूंगा? गलत तो तुम लोगों ने किया है, मेरे पेट दाबाई को हर्ट करके तुम लोगों को माफी उससे मांगनी चाहिए। पर उसकी इस बात से तो इस सोल्जर का खून खौल जाता है और वो मर्डरस एंट्रेंट रिलीज करके एक जबरदस्त स्लैश लगा देता है। इस स्लैश को हमारे हीरो ने जंप करके डॉज कर लिया था, जो कि पीछे पत्थर से टकराकर उस पत्थर के चीथड़े उड़ा देता है। अब ये देखकर कि ये लोग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाई भी नाराज हो चुका था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर मर्डरस इंटेंट रिलीज करने की, वो भी फास्ट मूवमेंट टेक्निक का यूज करके उसके पास पहुंचकर उसे एक जबरदस्त पाम अटैक थ्रो करके बेहोश कर देता है। और फिर वो कह रहा था तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो फिर किस बेस पे इतना उछल रहे थे? कमांडर तो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा था कि इसने एक ही अटैक करके मेरे गार्ड को नॉकआउट कर दिया जो कि 4th लेवल का स्वॉर्डमैन था। इसका मतलब ये है कि मैं इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। ये भाई की कल्टीवेशन हाइड करने की वजह से किसी भी लोगों को ये पता ही नहीं लग रहा कि उसकी कल्टीवेशन लेवल कितनी है, तो वो उसे एक नॉर्मल आम सा लड़का समझकर उसे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखकर कि ये भाई ने एक गार्ड को हरा दिया, वो कहता है कि मैं 4 को एक साथ भेजूंगा। चारों से तो एक साथ ही नहीं पड़ सकता, तो 4 गार्ड्स को ऑर्डर देने पर वो एक साथ रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। उन गार्ड्स के ये भाई की तरफ दौड़कर जाता देखकर ये कमांडर खुश होने लगता है पहले से ही कि अब तो तू गया। इसी फाइट के बीच में हम काफी सारे वेयरवुल्व्स को देखते हैं जो कि छुपकर जंगल में से उन पर नजर रख रहे थे। शायद ये लोग भी फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्हें वही वुल्फ गॉड लीड कर रहा था। हमें पता लगता है कि ये अभी भी ये भाई से बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि हमारे कुछ भी किए बिना ही इन दोनों ने आपस में ही फाइट करनी शुरू कर दी, इसका मतलब हमारी मेहनत बच गई। अब वो अपने पास खड़े हुए वेयरवुल्फ से कहता है, जो कि उनका कमांडर है, कहता है कि हमें यहीं खड़े रहकर वेट करना होगा। जब ये दोनों पार्टीज हार जाएंगी तब हम जाएंगे और इनके थकने पर हम इन्हें आराम से मार देंगे। पर उसका कमांडर कहता है कि लॉर्ड, लेकिन आप तो चाहते थे कि आप उस कमीने को जिंदा पकड़े, क्या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया? ये लॉर्ड कहता है कि हाँ, अब मुझे वो लड़की चाहिए और उसे हासिल करने के लिए मुझे इन लोगों को जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो मुझे आराम से तो नहीं रहने देंगे। क्योंकि यहाँ खड़े रहने की वजह से उस वेयरवुल्फ को भी पता लग चुका था कि मिंगवे जियांग डायनेस्टी की प्रिंसेस है। दूसरी तरफ उन चारों गार्ड्स को दिखाते हैं। उनकी फाइट हमारे ये भाई के साथ काफी जोरों शोरों से कंटिन्यू हुई पड़ी थी। वो लोग तो अपनी जान लगाकर हमारे हीरो को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक ही लात घूसे में इन्हें ढेर कर रहा था। लगता है इन गार्ड्स के पास पावर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बिल्कुल नहीं है, मार्शल आर्ट भी नहीं आता। वही इधर कमांडर को दिखाते हैं। उसे तो लग रहा था कि कोई बात नहीं, उसके गार्ड्स जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। तो वो प्रिंसेस से कहता है कि चलिए इन लोगों को मजे करने दीजिए, हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, हमें जाने में टाइम भी तो लगेगा ना। पर तभी देखते ही देखते उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये भाई ने अपनी एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर दी थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर का ऑरा इतना ज्यादा
जबरदस्त था कि उसे घेरे हुए सारे गार्ड्स उसके एक ही स्लैश से ढेर हो जाते हैं। प्रिंसेस मिंगवे तो इम्प्रेस पे इम्प्रेस हो रही थी, वहीं कमांडर का खून लाल पीला हो रहा था। वो कहता है कि आखिर ये कमीना कितना पावरफुल है, एक के बाद एक मेरे गार्ड्स को हराए जा रहा है, आखिर मैं इसे कैसे संभालूं। कमांडर के चेहरे का रिएक्शन देखकर प्रिंसेस को भी हंसी आ रही थी। वो कहती है आपने सही कहा, ये लोग बहुत मजे कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। पर ये भाई उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये शैडो गार्ड यहाँ से नहीं जाएगा, मुझे इसके साथ कुछ हिसाब चुकता करना है, क्योंकि यही वो पर्सन है ना जिसने दाबाई को हर्ट किया था। हमारे ये भाई को किसी चीज से मतलब नहीं है, उसे बस दाबाई के सामने इन लोगों की अपोलॉजी चाहिए। अब ये देखकर कि ये भाई शैडो गार्ड को चैलेंज कर रहा है, प्रिंसेस परेशान होते हुए कहती है कि ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो, ये शैडो गार्ड असल में सबसे ज्यादा पावरफुल 6th रैंक का स्वॉर्डमैन है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके साथ फाइट करनी चाहिए ये भाई, और वैसे भी ये हमारा गार्ड है, तो क्यों ना मैं दाबाई से माफी मांग लूं, क्या मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट करोगे। पर ये भाई उस तरीके का इंसान नहीं कि किसी और की गलती की सजा किसी और को दे। वो कहता है कि अगर गलती इसने की है तो कोई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले, ये खुद माफी मांगेगा, मुझे तो बस सिर्फ इस शैडो गार्ड की अपोलॉजी एक्सेप्ट चाहिए। अब ये सुनकर तो कमांडर के दिमाग में काफी बुरा ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्यों ना शैडो गार्ड के हाथों से इस लड़के को मरवा दे। तो वो शैडो गार्ड को ऑर्डर करते हुए कहता है कि जाओ, अगर ये लड़का तुमसे माफी मंगवाना चाहता है तो माफी मांग लो। ये सुनकर पीछे मौजूद सारे गार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं और शैडो गार्ड भी आगे आते हुए कहता है कि अगर तुझे मुझसे माफी मंगवानी है ना, तो पहले तुझे साबित करना होगा कि तू मेरे से ऊपर है। तुझे क्या लगता है कि तूने इन एरो गैरो बेवकूफों को हरा दिया तो तू मुझे भी हरा सकता है। तू मेरे सामने किसी इनविजिबल पर्सन जैसा ही है, क्योंकि तेरी स्ट्रेंथ मेरे आगे किसी काम की नहीं। ये भाई कहता है कि ये तो तुमने ठीक कहा कि मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे नहीं हरा सकता, मेरी पावर तुझे हराने के लिए काफी है। ये शैडो गार्ड हमारे हीरो से उम्र में बड़ा था। वो कहता है कि पिद्दी सी उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें, पहले तो तू मेरा ये अटैक रोक कर दिखा, क्योंकि इस शैडो गार्ड को लग रहा था कि वो एक ही अटैक में हमारे हीरो को बड़े आराम से हरा देगा। तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए मल्टीपल स्लैशेस लगा देता है। बोला तो इसने एक अटैक का था, लेकिन करता 4 है। और जब शैडो गार्ड की इस टेक्निक को हमारी प्रिंसेस यूज करता हुआ देखती है, तो वो कहती है कि शैडो ये तब यूज करता है जब वो लोगों को मारना चाहता हो, तो क्या वो ये भाई को जान से मारने वाला है। पर ये भाई भी अपने स्नेक स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करके उन सारे स्लैशेस को काउंटर कर चुका था। और फिर जब वो अपने पाइथन स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज करता है, तो एक काफी तेज स्नेक स्पिरिट आकर उसके हाथ पर अटैक करती है, जिससे उस शैडो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूटकर नीचे गिर जाती है। वो तो अपना हाथ पकड़कर ही जमीन पर बैठ गया था। शैडो गार्ड को इस तरीके से अपना हाथ पकड़कर कराता देखकर सभी गार्ड्स कहते हैं कि क्या इस लड़के ने शैडो गार्ड को हरा दिया, क्या उस लड़के की स्वॉर्डमैनशिप हमारे शैडो सामा से बेहतर है। उस पर दूसरा वाला गार्ड कहता है कि मैंने तो उसके ऑरा को सेंस किया था, मुझे तो उसका ऑरा इतना पावरफुल नहीं लगा, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि उसने 6th रैंक के शैडो गार्ड को हरा दिया, वो भी सिर्फ अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज करके, जो कि उसके हिसाब से देखकर लग रहा था कि उसके लिए नॉर्मल बात हो। हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो ने तो ब्लड इंटेंट का यूज किया भी नहीं था, उसने तो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड का यूज किया था, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि किसी को भी चांस से मारने की कोई जरूरत नहीं, अगर बात तुम्हारा अटैक उसे नॉर्मल तरीके से हरा दे तो। और ये भाई ने अपने मास्टर की बातों को बखूबी फॉलो किया। वो चाहता तो अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से अटैक करके उस बंदे को जान से मार सकता था, पर उसने सिर्फ उसे हर्ट किया, ये शो करने के लिए कि उसके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है, उसके पीछे रीजन है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो शैडो गार्ड अब भी नहीं रुकने वाला था। वो फिर से हमला करने के लिए ये भाई की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये भाई भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लग जाता है 2-2 हाथ करने के लिए, जहाँ फिर से जबरदस्त फाइट के बाद ये बंदा फिर से हार चुका था। हमारा हीरो तो सिर्फ नॉर्मल सी लकड़ी के स्वॉर्ड के साथ ही फाइट करके उसे बहुत ही आराम से हरा देता है, और फिर वो उसे कहता है कि अब भी दाबाई से माफी मांग लो, टाइम है, मैं माफ कर दूंगा। पर ये बंदा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, और फिर लग जाता है अपनी क्लोन टेक्निक का यूज करके चारों तरफ से हमारे हीरो पर हमला करने। पर इस टेक्निक को ये भाई पहले ही भाप चुका था, इसलिए स्वॉर्ड लेकर सीधा उसके कंधे पर घुसा देता है। अभी तक भी ये भाई ने उस पर जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि वो उसे छोटा मोटा घाव देकर ही समझाने की कोशिश कर रहा है। शैडो गार्ड को समझ नहीं आता कि हमारे हीरो ने इतने सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया, आखिर उसे उसकी क्लोन टेक्निक नजर कैसे आई। पर ये भाई उसे जवाब दिए बिना ही अपनी स्वॉर्ड को इतनी जोर से खींचता है ना कि वो वापस से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के पीछे से जहाँ से ये वेयरवुल्फ कमांडर उनकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था, वो कहता है कि लॉर्ड, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता हमें वापस चलना चाहिए। पर इस बंदे की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई है। वो कहता है कि जब तक कि मैं वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, तुम जानते हो मैं इसे आराम से संभाल सकता हूँ। इसे लग रहा था कि ये भाई को संभाल लेगा, जबकि पहली फाइट में धूम धबा के भाग गया था। वो कहता है कि ये ह्यूमन सोल्जर ही एक नंबर के यूजलेस थे, इसी वजह से तो उसके सामने नहीं टिक पाए। इतने सारे लोग मिलकर भी एक नॉर्मल से लड़के को नहीं संभाल रहे, कितनी वेस्ट ऑफ आर्मी है।
अपनी बारे में भूल गया था, कितने पावरफुल सोल्जर्स लेकर आया था फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी सामने नहीं रख पाया उनको। इससे ज्यादा तो इसका कमांडर समझदार लग रहा था। वो कहता है कि शायद लॉर्ड आप भूल गए कि जब हमारी इन ह्यूमन रेस के साथ फाइट हुई थी तो हम इनके सामने कुछ नहीं कर पाए थे। ये बंदा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने ईगो पर सवाल उठता देखकर वो कहता है कि बकवास बंद करो, अगर एक और लफ्ज भी बोला ना तो यहाँ से धक्के मार के भेज दूंगा वापस, और इसके अलावा तुम्हें अपना ज्यादा बेवकूफ वाला दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। पर ये चीज उसने शायद कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दी थी, क्योंकि ये आवाज कमांडर के कानों तक पहुंच जाती है और वो भी चौकन्ना हो जाता है। उल्टा वो तो इन वेयरवुल्व्स को हमारे यीबाई के साथ कनेक्ट करते हुए कहता है कि लड़के अब भी वक्त है, बता दे अपनी सच्चाई, कौन है तू और तू प्रिंसेस के पीछे क्यों पड़ा है। अचानक से ये लोग उसे ही गुनहगार बना रहे थे, तो यीबाई कहता है कि कहना क्या चाहते हो। वो कमांडर तो ऐसे हंसता है जैसे कि उसे हमारे हीरो की बात पर हंसी आ रही हो। वो कहता है कि क्या तुमने हमें इतना बेवकूफ समझा है कि हम नहीं समझ पाएंगे कि तुम उस वेयरवुल्फ गैंग से जुड़े हुए हो और यहाँ प्रिंसेस को हर्ट करने के इरादे से आए हो। ये बोलने के बाद वो उसी डायरेक्शन में अटैक थ्रो कर देता है जिस डायरेक्शन में वो वेयरवुल्व्स छुपे हुए थे। उसकी अटैक की वजह से तो वहाँ का सारा पेड़ पौधा सब हिल चुका था। देखते ही देखते उन छिपे हुए वेयरवुल्व्स को बाहर निकालने के लिए कमांडर मल्टीपल स्लैशेस लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि वहाँ के पेड़ पौधों को गायब कर चुका था। और अब इन अटैक्स से हिट होने की वजह से उन वेयरवुल्व्स को भी पता लग जाता है कि अब पीछे हटने से कोई फायदा नहीं, हमें सामने आकर फाइट करनी होगी। तो वो भी अपने कमांडर से कहता है कि हमला करो। वहीं ये सब देखने के बाद कमांडर इंग भी लाइक कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस को हर्ट करना है, तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ से जिंदा बच के वापस जा सकते हो। तो कमांडर इंग गार्ड से कहते हैं कि प्रिंसेस को लेकर यहाँ से निकल जाओ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रिंसेस की सेफ्टी है। और रहा सवाल इन लोगों का, तो इन लोगों से मैं पर्सनली निपटता हूँ। दूसरी तरफ प्रिंसेस को जब गार्ड घोड़े पर सवार करके वहाँ से ले जा रहे थे, तो वो हमारे ये भाई से कहती है कि तुम रॉयल सिटी आकर मुझे जरूर ढूंढना, मिस मत करना। ये भाई भी उसे हाँ बोल देता है क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहता था। इधर जैसे ही तेजी से वेयरवुल्फ का ग्रुप उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, सारे के सारे सोल्जर्स मिलकर उन्हें रोकना शुरू कर देते हैं। अब देखिए प्रिंसेस तो जा चुकी है, ये भाई को यहाँ रुकने का कोई और मजा तो दिख नहीं रहा था, तो वो दाबाई पर सवार होकर वहाँ से निकलने की तैयारी करता है कि इन्हें इनके हाल पर छोड़कर हम चलते हैं। पर कमांडर यिंग को उस पे इतना ज्यादा खुन्नस था कि वो उसे ऐसे आराम से नहीं जाने देना चाहते थे, तो वो सबसे पहले उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन्होंने तो हमारे ये भाई पर एक स्लैश लगा ही दिया था, पर वो भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेल के आया, वो भी उस हमले को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। वैसे हमारे ये भाई ने इस हमले को ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड लकड़ी की होने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सोचिए अटैक कितना ज्यादा जबरदस्त था और हमारा ये भाई कितना पावरफुल है कि उसने कमांडर के अटैक को भी अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया। वहीं कमांडर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये लड़का स्वॉर्ड किंग रियान पर है। आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है, बच्चे से तो हो, और तुम स्वॉर्ड किंग रियान पर कैसे पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सारे सोल्जर्स जब वेयरवुल्व्स के साथ फाइट कर रहे थे, तो पता नहीं कैसे उनकी आर्मी हारने लगती है। शायद ये भाई के साथ फाइट करने की वजह से उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, और अब जब उन्हें वेयरवुल्व्स के साथ लड़ना पड़ रहा है तो वो आराम से उन्हें हरा दे रहे हैं। ये सारी चीजें जब शैडो सामान नोटिस करता है, तो वो कमांडर यिंग को कहता है कि हम लोग ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये हम पर हावी हो रहे हैं। बस फिर क्या था, कमांडर यिंग का सारा ध्यान उन वेयरवुल्व्स पर पहुंच जाता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि इन ऑर्क्स को तो मैं अभी ठिकाने लगा देता हूँ। ये देखने के बाद हमारा ये भाई वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। वहीं दूसरी तरफ कमांडर यिंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनके एक स्लैश से वहाँ पर काफी सारे वेयरवुल्व्स मारे जाते हैं। ये देखकर तो वुल्फ लॉर्ड के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये ह्यूमन असल में 7th रैंक का स्वॉर्डमैन है, इसका मतलब मैं इसे नहीं हरा सकता, और वो जोर जोर से रोर करते हुए वहाँ से भाग जाता है। समझ नहीं आता कि ये वेयरवुल्फ है या फिर गीदड़। मुसीबत देखते ही भाग खड़ा होता है। वहीं अब तक हमारा हीरो दाबाई के साथ अपने सफर को खत्म कर चुका था और अब वो ज़्याओ जिंग की सवारी करते हुए सोच रहा है कि 1 साल तो बहुत ज्यादा कम है, मुझे जल्द से जल्द रॉयल सिटी पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना तो 1 साल में उसकी शादी हो जाएगी। वैसे ओल्ड मैन ने कहा था कि मेरी वाइफ भी एक प्रिंसेस है और ये लड़की भी प्रिंसेस है, पता नहीं हम दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए फिलहाल के लिए वो हमारे ज़्याओ जिंग से कहता है कि जिनान सिटी जाने की तैयारी करो, क्योंकि वहीं से हमें रॉयल सिटी जाने का रास्ता मिलेगा। उसकी बात सुनकर ज़्याओ जियांग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये भाई सोच रहा था कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। ओल्ड मैन ने कहा था कि उसे लोकी बन के रहना है, मतलब लो प्रोफाइल होकर रहना है। अगर वो ज्यादा चढ़ेगा और अपनी पावर का शो ऑफ करेगा तो कोई भी पावरफुल पर्सन उस पर हावी हो सकता है। बाहर की दुनिया में तो कितने भी पावरफुल लोग हो सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए अपनी स्वॉर्ड गॉड रियाल्म की कल्टीवेशन पर ध्यान देगा, साथ ही रॉयल सिटी बढ़ता रहेगा। जिनान सिटी पहुंचने के बाद हमारा ज़्याओ जियांग उसे वहीं ड्रॉप कर देता है, जहां आगे बढ़ने पर हमारे हीरो को एंट्रेंस गेट पर कुछ गार्ड नजर आते हैं जो कि एक बंदे को बुरी तरीके से पीट रहे थे, ये कहते हुए कि तुम्हें इस सिटी के अंदर एंटर होने के लिए एंट्रेंस फीस देनी होगी, और इसके अलावा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आर्मर पर दाग लगाने की, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये गार्ड्स बेसिकली नॉर्मल पुअर पीपल्स को बुली करते हैं। ये गार्ड्स उस बंदे से कहते हैं कि अगर तुमने इनफ कॉम्बो
पोजीशन नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। इतना ही नहीं, वो तो उन्हें भरे बाजार में ह्यूमिलेट कर रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उनके सामने उस बंदे की बहुत बुरी हालत कर देते हैं वो लोग, जलील करके। एक तो उससे पैसे भी मांग रहे थे और दूसरा उसे गरीब भी कह रहे थे। ये सारा नजारा देखने के बाद बाकी सारे लोग जो कि सिटी के अंदर एंटर होना चाहते थे वो डिसाइड करते हैं कि वो इन दो सोल्जर से तो पंगा बिल्कुल नहीं लेंगे, वरना उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की अपीयर होती है जो कि उन सोल्जर्स को डांटना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाते हुए लोगों को बुली करने की। पर वो सोल्जर्स तो उसे ही धमकाना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये गार्ड्स इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना तेरी भी पिटाई शुरू हो जाएगी। दूसरा वाला गार्ड तो लगता है बहुत ही ज्यादा क्रूर है। वो कहता है कि इससे बातें क्यों करना, चुपचाप इसे भी जमीन पर पटक कर पीटते हैं, अपने आप इसकी फैमिली सामने आकर इसके लिए भी पे करेगी। वैसे उनकी बातें तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, पर ये लड़की बहुत ज्यादा बोल्ड है। कहती है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरती, तुम जैसे बुरे लोगों को मुझे सबक सिखाना आता है। ये बोलने के बाद अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर देती है। वही इससे पहले कि ये लड़की अपने खतरनाक लुक के साथ खतरनाक अटैक कर पाती, तभी हमारा हीरो आकर उसे रोक देता है, ये कहकर कि माफ कीजिए सोल्जर्स, वो मेरे अंकल है जो आपके पाँव के नीचे है और ये मेरी सिस्टर है। ये दोनों ही कंट्री पीपल हैं। अब शहरी लोग हैं ना, तो गांव के रूल्स रेगुलेशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा बोल्ड हो गए। आप लोग प्लीज इन्हें ब्लेम मत कीजिए, मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं आप लोगों को पे करूंगा। ये बोलने के बाद वो कुछ गोल्ड कॉइन्स निकाल कर कहता है कि आई होप इससे आप लोगों का कंपनसेशन भी पूरा हो जाएगा। पोटली काफी ज्यादा बड़ी थी। वो चुपचाप पोटली उनके हाथ में रखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे कि उन्हें कह रहा हो कि अब तो आप हमें जाने देंगे ना। अब वो गार्ड्स इतनी भारी सोने की पोटली देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ तुम समझदार हो और तुम्हारे अंकल और तुम्हारी सिस्टर एकदम बेवकूफ, इसलिए अब हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे, तुम जा सकते हो। ये बोलने के बाद वो सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे उन्होंने जाते जाते ये भाई को धमकी दी थी कि इन लोगों को संभाल के रखना, दोबारा अगर इन्होंने हमारे बारे में कुछ बुरा कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके जाने के बाद वो लड़की अपना मुंह बंद नहीं रखती, बल्कि हमारे ये भाई को डांटते हुए कहती है कि आखिर तुमने उन्हें इतने पैसे क्यों पे किए, उन जैसे घमंडी और लालची लोगों को 1 रुपया नहीं देना चाहिए था। अब ये चीजें अनफॉर्चुनेटली वो गार्ड सुन लेते हैं, जिससे वो वापस आकर कहते हैं कि लगता है ये लड़की सबक सीखे बिना मानेगी नहीं, इसकी हिम्मत तो देखो, ये अभी भी हमें बुरा भला बोल रही है, अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये भाई उन्हें संभालते हुए कहता है कि सोल्जर्स, मैंने आपको कहा ना मेरी छोटी बहन थोड़ी सी पागल है। असल में उसे अंकल ने अच्छी तरबियत नहीं दी, तो उसे पता नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, तो आप उसकी छोटी सी भूल के लिए उसे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर वो गार्ड्स तो साफ साफ मना कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये भाई भी पैसे देने के बाद उनसे बड़े प्यार से बात कर रहा है, तो वो तो अब उस लड़की को धमकाने पे आ जाते हैं कि लगता है इसे पीटना ही पड़ेगा। दूसरा वाला गार्ड तो अपनी हवस पूरी करना चाहता था। वो कहता है कि ये लड़की सुंदर तो है, तो क्यों ना हम 2 दिन के लिए इसे मजे करने के लिए अपने साथ ले जाएं। अब यहाँ तक तो ये भाई के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चीज वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इस बारे में सोचने की, तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा घटिया हो। अगर मेरी सिस्टर के खिलाफ आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो आंखें निकाल लूंगा। बस उसकी बातों से इस सोल्जर्स की ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है। वो कहता है कि बच्चे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से जबान लड़ाने की, और फिर वो लग जाते हैं हमारे हीरो को सबक सिखाने के लिए, ये सोचकर कि पीट पाट के इसकी भी हालत खराब कर देंगे। पर होता इसका उल्टा है। पहले तो वो उनके अटैक को डॉज करता है और फिर हाथ पकड़कर इतनी बुरी तरीके से मरोड़ता है ना कि वो दोबारा अपना हाथ छुड़ा नहीं पाते और 4 लोगों के सामने जमीन पर बेहाल होकर गिर जाते हैं। सब तो यही सोच रहे थे कि ये लड़का भी यंग है ना, इस वजह से इसकी हड्डियों में जान है, इसने कितने बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया, आखिर ऑफिशियल्स को हिट करने की क्या जरूरत थी। अब ये लड़का अपने एरोगेंस की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। सब लोगों को तो हमारे हीरो के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे इन सोल्जर्स के लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं अब इन बेचारों का क्या हाल होगा। वैसे जमीन पर गिरने की वजह से इस सोल्जर्स की अकड़ अभी तक कम नहीं हुई। वो तो उठ खड़ा होता है और कहता है कि रुक जा, अभी तेरी टांगे तोड़ता हूँ। अब तक वहाँ पर और भी सोल्जर्स आ गए थे, तो ये सोल्जर उन्हें हमला करने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि इसे सबक सिखाओ, मारो और सिटी वॉल पर टांग दो, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता लगे कि ऑफिशियल से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। वहीं उन सोल्जर्स को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर हमारे हीरो को तो सिर्फ एक ही चीज की परेशानी थी, और वो ये कि ओल्ड मैन ने कहा था कि लो प्रोफाइल रहो, अगर ऐसी हरकतें रही तो कैसे रहूंगा लो प्रोफाइल। वो तो कहता है कि क्या तुम लोग मुझे चैन से नहीं जीने दे सकते, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पावर तुम लोगों पर यूज करूं, लेकिन अब करना पड़ेगा। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है, उन दोनों सोल्जर्स पर फोकस करता है और दूर से ही टारगेट करके अटैक कर देता है। वो लोग वहीं खड़े खड़े ढेर हो जाते हैं। वही दिखाते हैं कि उनके ढेर होने के बाद जो सोल्जर इन्हें टांग कर सिटी वॉल पर लटकाने की बात कर रहा था, वो ऐसे दुम दबा के भागता है जैसे कि उसने शेर देख लिया हो। वहाँ मौजूद गाँव वाले भी हक्के बक्के रह गए थे। और वहीं ये लड़की कहती है कि ब्रदर,
आप तो सच में ऑसम है। हमारा हीरो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है यहाँ ज्यादा देर खड़े मत रहो वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और फिर लेकर उसे अंदर भाग जाता है सिटी के अंदर। अब जिस सोल्जर्स की उसने पिटाई लगाई थी उनमें से एक खड़ा होते हुए कहता है कि अरे इसे पकड़ो, ये भाग रहा है। फिर क्या सारे के सारे सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पर ये भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट था, वो बॉल के पीछे छुपकर उन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर फटाफट से एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। बेचारे वो सोल्जर्स तो उसे ढूंढते ही रह जाते हैं कि कहाँ चला गया, नजर क्यों नहीं आ रहा। अब रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद हमारा ये भाई तो मस्त पेट पूजा करने वाला था, क्योंकि इतनी फाइट और लंबी जर्नी तय करने की वजह से उसे तो बहुत भयंकर भूख लग गई है। वहीं उसे चुपके चुपके उन सोल्जर्स से भागता देखकर ये लड़की कहती है कि बड़े भैया आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उनसे बच के भाग क्यों रहे हैं, आप तो आराम से उनकी चटनी बना सकते हैं। और फिर खुद भी मजे से खाना ठूसने लगती है, ये कहते हुए कि अच्छा हुआ आपने मुझे खाना खिलाया, बहुत डिलीशियस है, मैंने बहुत टाइम से इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया था। ये सुनकर तो ये भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या तुमने बहुत लंबे समय से डिलीशियस खाना नहीं खाया। ये लड़की तो लगे हाथ हमारे ये भाई को अपना भाई बना ही लेती है। अब उसने मान लिया ना बहन है तो तुम भी भाई हो। अब भाई बनाने के मामले में तो लड़कियां नंबर 1 पे आती हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अब से मैं आपको फॉलो करूंगी और आप मुझे डेली इस तरीके की टेस्टी टेस्टी डिशेस खिलाएंगे। उसे पता लग गया था कि हमारा हीरो अमीर है। ये भाई ताना मारते हुए कहता है कि तुम तो सच में कितनी शर्मीली और शांत किस्म की लड़की हो। ये ताना वो लड़की बहुत अच्छे से समझ आती है। वो मुंह बनाते हुए कहती है कि आपने तो कहा था कि मैं आपकी बहन हूँ, तो क्या अब आप अपनी छोटी बहन को खाना भी नहीं खिला सकते। ये भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसका बड़ा भाई बनने में, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी अच्छे बच्चे की तरह। वो तो हाँ करती है और हमारा ये भाई कहता है कि चलो अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, ताकि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें घर पहुँचा सके। पर ये लड़की तो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। ये भाई को पता था कि ये झूठ बोल रही है, तो वो शक की निगाहों से घूरते हुए कहता है कि झूठ बोल रही हो, बेवकूफ बना रही हो अपने बड़े भाई को, सच सच बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। वो कंफ्यूजन के साथ हमारे ये भाई को देख रही होती है और कहते हैं कि उस लड़की के ये कहने पर कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, ये भाई को स्टार्टिंग में उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे और भी जरूरी काम है, जल्दी से एड्रेस बताओ ताकि मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँ। वो लड़की भी चिढ़ते हुए कहती है कि बड़े भैया आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, मेरी सच में कोई फैमिली नहीं है, मैं तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद ये भाई अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है अब क्या ही किया जा सकता है, तुम मुझे फॉलो करो। लेकिन इसके साथ ही वो उसे वार्निंग दे देता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वो तो कहती है कि डोंट वरी बिग ब्रो, मैं किसी भी हार्डशिप के लिए मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। इस लड़के की मन की बातों से हमें पता लगता है कि इसे पता है कि हमारा ये भाई कितना स्पेशल है और उसका स्वॉर्ड इंटेंट कितना परफेक्ट है। वो कहती है कि ये तो मेरे स्वॉर्ड पीपल्स के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है और वो ये भाई के साथ इसीलिए रहना चाहती है ताकि वो उसके साथ मिलकर अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। अकेले अकेले तो उसे कौन ही सिखाएगा और दूसरा बोर होती रहेगी। वो ये सोच सोच के खुश हो रही थी। वहीं पास के टेबल पे कुछ लोग आपस में बात करते हुए बताते हैं कि क्या तुमने नए बाउंटी पोस्टेड के बारे में सुना जो कि हमारे ही शहर में लगा है। मैंने सुना है कि कुछ इविल स्पिरिट हमारे ह्यूमन टेरिटरी में आ गई है और तबाही मचा रही है। उन्हें मारने के लिए कुछ कल्टीवेटर्स भी गए थे, लेकिन उन इविल स्पिरिट्स ने उन स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स को भी जान से मार दिया। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी उन इविल स्पिरिट्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे हमारे राजा पर्सनली मिलकर काफी बड़ा इनाम देंगे। सोचो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हमें सिटी लॉर्ड से मिलने का मौका मिलेगा और फिर हो सकता है एम्परर हमें कोई ऑफिशियल टाइटल भी दे दे अगर हम उस बाउंटी को जीत जाते हैं तो। पर तभी उसका दोस्त उसे शांत कराते हुए कहता है कि इविल स्पिरिट्स जैसी कोई चीज नहीं होती, मुझे तो लगता है कि ये कोई फैंटम डीमंस है और ये उन्हीं का काम है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर डराने के लिए, या फिर ये बीस्ट क्लैन की कोई चाल हो सकती है हमसे आगे निकलने के लिए, हमारे ह्यूमन टेरिटरी में केओस फैलाने के लिए। वैसे भी सालों से हमारा रिश्ता उनके साथ बहुत खराब रहा है, या सिटी लॉर्ड को नीचा दिखाने के लिए बाकी सारी डायनेस्टीज ये सारी चालें चल रही हैं। कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इविल स्पिरिट्स को दोष देना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेवकूफी का काम है। वहीं तीसरा वाला बंदा जो कि उन दोनों में समझदार लग रहा था वो कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि फैंटम डीमंस का काम अगर ये हुआ भी तो इस चीज को इतना लाइटली लेना सही होगा, चाहे साजिश किसी की भी क्यों ना हो या फिर वो खुद इविल स्पिरिट्स ही क्यों ना हो। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि हम सतर्क रहे। इधर हमारा हीरो उन तीनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि मैं तो सोच ही रहा था कि रॉयल सिटी में एंटर होने के लिए क्या बहाना यूज करूं। ये बहाना अच्छा होगा, इविल स्पिरिट्स को मारने के बाद मैं आराम से अंदर एंटर हो सकता हूँ। तभी वेटर उनके लिए ताजा ताजा डिश लेकर आता है। ये भाई तो उसे ही दबोचते हुए कहता है कि इस सिटी में होने वाले बाउंटी हंट के बारे में तुम्हें क्या जानकारी मालूम है। वो बंदा बताता है कि हाँ, काफी सारे फैंटम बीट सिटी में आए हुए हैं और वो हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं। बहुत सारे सोल्जर्स गए थे उन्हें एलिमिनेट करने, लेकिन वो लोग मार कर उन्हें वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं।
हैं किसी भूत की तरह। इन्हीं चीजों से परेशान होने के बाद सिटी लॉर्ड ने ये बाउंड्री इशू किया ताकि बेस्ट स्वॉर्ड कल्टीवेटर सामने आए और जो भी फैंटम डीमन को उनके राज्य से हरा कर भगा देगा या फिर उन्हें जान से मार देगा उसे इनाम मिलेगा। इसके अलावा उन्हें डायनेस्टी में फ्री एंट्री भी मिल सकती है। वो बंदा तो बताते बताते ख्यालों में खो जाता है कि डायनेस्टी में एंटर होना बहुत 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 लकी बात है। इसके अलावा हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि उस बंदे को एंशिएंट डायनेस्टी रून्स में भी जाने का मौका मिल सकता है। अब ये खबर हमारे हीरो के लिए बिल्कुल नहीं थी, तो वो इस बारे में और जानने के लिए पूछता है कि आखिर ये एंशिएंट डायनेस्टी रून्स है क्या। वो बंदा बताता है कि कुछ नहीं, बस 10,000 साल पहले जो एंशिएंट किंगडम यहाँ पर रहता था उसकी डिस्ट्रॉयड होने की निशानियां हैं। वहाँ पर काफी सारे रिमेन्स मिलेंगे जो कि पुराने टाइम में लोग यूज किया करते थे। वो बंदा बताता है कि र्यूमर्स तो ये भी है कि उस प्लेस में बहुत सारी एंशिएंट ट्रेजर्स मौजूद हैं और इसके अलावा तुम्हें स्वॉर्ड गॉड के इनहेरिटेंस भी मिल सकते हैं, स्वॉर्ड किंग के भी। और पास्ट में जिन लोगों को ये लकी चांस मिला था वहाँ एंटर होने का, उन्होंने तो काफी सारी अमेजिंग इनहेरिटेंस ऑब्टेन की है। वहाँ से आने के बाद उन्हें भी स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड गॉड का टाइटल मिल जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये भाई को बहुत ज्यादा काम की लगती है। वो तो उस बंदे को धन्यवाद कहता है इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए जो कि उसे आसानी से मिल गई। वो बेटर उन लोगों को अपना खाना एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा हीरो भाई सोच रहा था कि उस ओल्ड मैन ने यहाँ पर मुझे प्रिंसेस से शादी करने के लिए भेजा है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा ये है कि मुझे उस स्वॉर्ड गॉड की पोजीशन को हासिल करना होगा और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, और इसके लिए मुझे उस एंशिएंट डायनेस्टी रून्स में जाना होगा। यहाँ ये भाई ये भी सोच रहा था कि क्या पता उस रून्स के अंदर एंटर होने के बाद मुझे ऐसी मिस्टीरियस चीज मिले जिसकी हेल्प से मैं स्वॉर्ड एम्परर रियल्म को कल्टीवेट कर लूं। वैसे भी कितने सालों से अटका पड़ा हूं, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी, तो पहले इसी काम में लगते हैं। ये सोचते ही खुश हो जाता है। यहाँ उसकी लिटिल सिस्टर, जिसका अभी तक हमें नाम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो हम उसे ज़ुकी बुलाएंगे। उसे फैंटम बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो कहती है कि बिग ब्रो आखिर ये फैंटम डीमंस क्या होते हैं। ये भाई कहता है कि फैंटम डीमंस बहुत ज्यादा स्पेशल क्रिएचर हैं। वो किसी शैडो की तरह होते हैं, कहीं से भी तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएंगे, तुम्हारी जान लेंगे, तुम्हारे लिविंग थिंग्स को हासिल करेंगे और निकल जाएंगे, जैसा कि अभी उस वेटर ने बताया, और गोस्ट की तरह गायब हो जाएंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। तुम्हें पता है उन लोगों की स्पेशल पावर्स में से एक पावर ये है कि वो लोगों की सोल्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर कोई लिविंग थिंग उनके आसपास हुई तो प्रोबेबली वो उसे कंट्रोल कर रहे हो, इसीलिए उन्हें ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये भाई को उस वेटर से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता देखकर ज़ुकी को कंफर्म हो जाता है, इसलिए वो पूछती है कि बिग ब्रो कहीं आप भी उन फैंटम बीस्ट को मारने की तैयारी तो नहीं कर रहे ना, उस बॉडी को हासिल करने के लिए। पर ये भाई कहता है कि छोटी लड़की, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो, बाकी के सवाल बाद में पूछना। ज़ुकी मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं तो इसलिए क्यूरियस हो रही थी क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरीके के क्रिएचर्स नहीं देखे ना। पर ये भाई उसे फिर से शांत कराते हुए कहता है कि अपनी आवाज धीमी रखो और कोशिश करो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की। क्या तुम भूल गई हो हम अभी भी मुसीबत में पड़े हुए हैं, इसलिए अगर तुमने इस बारे में ज्यादा बात की तो और भी लोगों का टेंशन खींच लोगी, तो बेहतर होगा जल्दी से अपना खाना खत्म करो ताकि मैं एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर तुम्हें छुपा सकूं। इसके अलावा आशा करता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि अगर वो हुई तो वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हो रही होगी और तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। अब ये भाई को इतना डांटा देकर वो कहती है कि ठीक है खा रही हूँ मैं, तुम तो मेरे दादा से भी ज्यादा खड़ूस हो। अब ये सुनकर ये भाई भी लाइक कि मतलब तुम्हारे दादाजी हैं, अब ये बताओ कहाँ हैं वो। ज़ुकी बच्चों की तरह टेंट्रम शो करते हुए कहती है कि अभी अभी तुमने मुझे डांटा, तुम मेरे साथ मीन थे, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कहाँ है। ये भाई परेशान होते हुए कहता है कि अरे पागल लड़की, तुमने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाला, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। अच्छा ये तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है। नाक चढ़ाते हुए सही, पर वो बता देती है लिन क्याओ क्याओ। अब आप कमेंट करके बताओ कि मैं इसे ज़ुकी बुलाऊं या फिर लिन क्याओ बुलाऊं। इसके बाद तो वो ये भाई से भी उसका इंट्रोडक्शन लेती है। उसका नाम सुनकर कहती है कि तुम्हारी थोबड़ी पे तुम्हारा नाम सूट नहीं कर रहा। पर फिर जब ये भाई फिर से उसे डांट कर खाना खाने को कहता है तो वो उस पर चिल्ला देती है कि बहुत परेशान करते हो तुम। अब हमें सिटी पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वहाँ के एम्परर अपने तीनों बच्चों ली याओ, ली क्वांग और ली मई से मीटिंग करते हैं। ये तीनों भी काफी अच्छे स्वॉर्डमैन थे, इसलिए सिटी लॉर्ड कहते हैं कि आशा करता हूँ कि मैंने अनफेयर नहीं किया होगा कुछ भी। मैंने बाउंड्री अनाउंस की है जिसके बाद जो भी उन डीमंस को मारेगा वो एंशिएंट डायनेस्टी रून्स में जाने के लिए काबिल हो जाएगा, तो इसलिए अब तुम तीनों अपने अपने काम पर लग जाओ। ये बोलने के बाद
वो अपने ली क्वांग और ली मई यानी दोनों बच्चों को वहाँ से भेज देता है। ली याओ को रुकने को कहता है। उन सभी के जाने के बाद उनके फादर ली याओ से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रोका। ली याओ खुश होते हुए कहता है कि फादर क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले उस एंशिएंट रूम में एंटर हूँ। फादर खुश होते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, तुमने सही पहचाना। तुमने 7 सेगमेंट स्वॉर्ड बोन को पोजेस कर रखा है, इसीलिए तुम्हारे लिए वहाँ जाना बेहतर होगा क्योंकि स्वॉर्ड गॉड की पोजीशन सिर्फ तुम डिजर्व करते हो। अगर तुम रून्स में पहले एंटर हुए तो फिर स्वॉर्ड किंग बनने के चांसेस तुम्हारे लिए ज्यादा हाई होंगे। वैसे वो दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम उनसे पावरफुल बन गए और उस रून्स में जाने के बाद तुमने पावर हासिल कर ली तो फिर सिटी लॉर्ड की पोजीशन फ्यूचर में तुम्हारी होगी और वो दोनों तुम्हारे राइट और लेफ्ट आर्म बनेंगे, यानी कि सपोर्टिव पिलर्स। ये सुनकर ली याओ खुश तो हो जाता है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी अब बढ़ जाती है। वो कहता है कि फादर आपको नहीं लगता कि ली क्वांग और ली मई वो दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटी के हैं? ली मई तो फिर भी मान लेगी, लेकिन ली क्वांग मेरे आगे सबमिट नहीं करेगा। पर उसके फादर शायद बायस हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें उस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस पावरफुल होना है और उनके पास कोई चॉइस नहीं छोड़नी है। जो तुमसे लड़ नहीं सकते वो तुम्हारे आगे सबमिट जरूर करते हैं। उसके फादर अपने पास से एक मैजिक मिरर निकाल कर अपने बेटे को पकड़ाते हुए कहते हैं कि इस मैजिक मिरर की हेल्प से तुम्हें उन फैंटम डीमंस के वेयर अबाउट्स के बारे में पता लग जाएगा। वो जहाँ जहाँ होंगे तुम आसानी से वहाँ पहुँच जाओगे। ये सुनकर ली याओ खुश हो जाता है। अब इससे उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। हमें उस लोकेशन को दिखाते हैं जहाँ पर वो फैंटम डीमंस मौजूद थे और एग्जैक्ट उसी जगह से हमारा ये भाई सुजुकी के साथ आगे बढ़ रहा था। वो तो मस्त टहलते हुए गाना गाते हुए आगे बढ़ रही थी। ये भाई कहता है कि तुमने मुझसे सही तो कहा था ना कि तुम उन फैंटम बीस्ट्स को देख सकती हो। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुसीबत में पड़ जाओगी। वो कहती है कि बिग ब्रो डोंट वरी, आप मेरे साथ काफी अच्छे थे तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। मेरे पास स्वॉर्ड प्यूपिल्स है जिसकी वजह से मैं उन फैंटम बीट्स को देखूंगी ना तो वो मेरे सामने रिवील हो जाएंगे, उनकी ट्रू आइडेंटिटी। तभी किसी चीज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिग ब्रो मुझे वो दिख गए, वहाँ से काफी ज्यादा इविल एनर्जी रिलीज हो रही है। ये भाई भी परेशान हो जाता है और जब वो दोनों उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारे लोग मरे पड़े थे। वहाँ का डेमोनिक ऑरा भी बहुत ज्यादा हाई था। वहाँ जाते ही सुकी को स्मेल आने लगती है। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद वहाँ पर मौजूद एक बॉडी के पास उन्हें वो फैंटम डीमंस नजर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गोस्टली शैडोइक फिगर था। उस शैडो की नजर भी इन दोनों पर पड़ चुकी थी। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों उसका नेक्स्ट टारगेट बन गए हैं। उन फैंटम बीस्ट की नजर भी इन लोगों पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो तो हमला करना शुरू कर देता है लेजर आइज से। पर हमारा हीरो ये भाई अपनी मेटल पावर का यूज करके उसके अटैक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सारी चीजें सुकी अपने आइज से विटनेस कर रही थी। वो अपने बिग ब्रो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं ये डेमन बाकी सभी फैंटम बीस्ट से कहता है कि इन लोगों को मारने में मेरी हेल्प करो और हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे फैंटम बीस्ट मौजूद है। जिन मरे हुए लोगों की हमने लाशें देखी थी वो लाशें नहीं बल्कि यही बीस्ट थे जिन्होंने की उन लोगों का रूप धारण करके रखा हुआ था। वो सभी लोग तेजी से ये भाई पर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर वो भी अपनी आइस पावर का यूज करके उन सभी फैंटम डीमंस को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो जो मेन था जो उन लोगों को लीड कर रहा था वो ये देखकर हैरान रह जाता है। अब ये नजारा देखने के बाद वो फैंटम बीस्ट तो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, पर हमारा ये भाई उसे रास्ते में ही रोक लेता है, ये कहते हुए कि कहाँ चली। वो तो उस पर स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है, काफी सारे। इन स्लैशेस से हिट होने के बाद वो फैंटम डीमन कहता है कि डीमन लॉर्ड को अगर पता लगा कि तुमने मेरे इतने सारे क्लोन को मार दिया तो फिर वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये भाई उसकी धमकियों को इग्नोर करके एक फाइनल स्लैश लगाकर उसे मार डालता है। उस डीमन फैंटम के मरने के बाद उसका क्रिस्टल अपीयर हो गया था जो हमारे ये भाई के पास आ जाता है। उस क्रिस्टल को देखने के बाद ये भाई खुद से बात कर रहा था, ये कहते हुए कि ये क्रिस्टल ह्यूमन कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा होता है तो इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। इसके बाद ये भाई जुकी से कहता है कि अब मुझे उन लोगों का रास्ता बताओ जिन लोगों का रूप इन लोगों ने धारण करके रखा हुआ था, क्योंकि फैंटम बीस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों का क्लोन बना सकते हैं जो कि जिंदा हो। उनके मर जाने के बाद वो ज्यादा दिनों तक इस क्लोन पर सरवाइव नहीं कर सकते, तो हमें एक्चुअल लोगों को ढूंढना होगा। साथ ही उन्हें रेस्क्यू करने के बाद हमें बाकी सारे फैंटम डीमंस को भी एलिमिनेट करने के लिए निकलना होगा। तो यहाँ जुकी उसे रास्ता दिखाने लगती है और वो पड़े हुए घायल पर्सन को उठाकर उन लोगों तक पहुँच जाता है। वो सभी भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए पड़े थे, पर ये भाई उनसे शांत रहने को कहता है, ये कहते हुए कि चिंता मत करो, मैं एक एक करके यहाँ से सभी फैंटम बीस्ट को मार दूंगा, फिर आप लोगों के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा सेफ हो
जाएगा। और ये बोलने के बाद वो जुकी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ जुकी फिर से उन लोगों का अड्डा ढूंढ निकालती है। अब ये देखकर तो ये भाई भी इम्प्रेस था कि इस लड़की की प्यूपल्स तो सच में कमाल की है, ये तो बहुत दूर से ही उन डेमोनिक एनर्जी को सेंस कर पा रही है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे और फैंटम बीस्ट अपीयर हो जाते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारा हीरो टेरेस पर चढ़ जाता है और अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड निकाल कर उनके साथ फाइट के लिए फुल टू रेडी हो जाता है। अब ये फैंटम डीमंस ये भाई को चारों तरफ से घेरने के बाद कह रहे थे कि ये बंदा पावरफुल होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आधे से ज्यादा फैंटम बीस्ट तो उससे डर रहे थे, पर बाकी सारे उसे दिलासा देने लगते हैं। इस बार जो उनका टीम लीडर था वो काफी ज्यादा बहादुर लग रहा था और साथ ही खुद की पावर पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी। वो कहता है कि डीमन लॉर्ड को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनके दिए हुए काम को पूरा करना है, उनके दुश्मनों को रास्ते से निपटाना है ताकि वो अपना एक्चुअल प्लान कंटिन्यू कर सके। इस लड़के की वजह से ऑलरेडी हमारी टीम आधी हो चुकी है, तो इसको तो फटाफट रास्ते से निपटाना पड़ेगा। इससे पहले कि ये भाई उन पर हमला कर पाता, तभी वहाँ पर ली क्वांग की एंट्री हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करके एक एक करके उन सभी फैंटम डीमंस को रास्ते से हटाना शुरू कर देता है। उसने तो बहुत जल्दी इन लोगों के हेड को मार दिया था और क्रिस्टल कलेक्ट कर लिया था। ली क्वांग को वहाँ देखने के बाद हमारा ये भाई चुपचाप वहाँ पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये देखकर जुकी कहती है कि बिग ब्रो, आपने अपने लिए मदद कब बुलाई, मुझे तो बताया ही नहीं। पर ये भाई कहता है कि मुझे तो खुद इस बंदे के बारे में नहीं पता कि ये कब कहाँ से टपक पड़ा। फिलहाल के लिए यहीं से देखते हैं कि आखिर ये क्या करने आया है। और वहीं दूसरी तरफ हम ली क्वांग को देखते हैं। वो सारे के सारे डीमन बीस्ट जो कि अब तक अपना ध्यान ये भाई की तरफ लगा कर बैठे थे, अब उनका सारा ध्यान ली क्वांग पर आ जाता है। तो वो सभी लोग अब उस पर भारी पड़ने लग गए थे। अब थोड़ी देर उनके सामने ढीला पड़ने के बाद वो वापस से अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन सभी के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ उसने अपने पाँव के नीचे एक फॉर्मेशन अपीयर कर दिया था। इस फॉर्मेशन की वजह से उसका अटैक और स्पीड दोनों ही इंक्रीज हो चुकी थी और जब वो इस बार जबरदस्त फायर स्लैश रिलीज करता है ना, तो वो सारे के सारे फैंटम डीमन तड़पते हुए वैनिश हो जाते हैं और उनका पावरफुल क्रिस्टल हमारे ली क्वांग को मिल जाता है। वो तो खुश हो रहा था कि तभी वहाँ पर और काफी सारे फैंटम डीमंस आ जाते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ पर ली आओ और ली मई भी पहुँच जाते हैं। उन्हें अपना भाई लड़ते हुए तो नजर आ रहा था, लेकिन जब ली मई कहती है कि बिग ब्रो चलकर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो अकेले कब से फाइट कर रहा है, तो ली आओ कहता है कि नहीं, देखते हैं आखिर हमारा छोटा भाई इन लोगों को अकेले कैसे मारता है। ये मैटर उसका है तो उसे ही संभालने दो कुछ देर अकेले। वैसे भी वो अकेले इन सारे फैंटम डीमंस को मार देगा तो हमारा ही फायदा होगा। ली मई भी अपने बड़े भाई के साथ थी, तो ये सुनकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो फैंटम डीमन ली क्वांग को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम जैसा छोटा मोटा इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर कितनी विल पावर है, आखिर कब तक टिकोगे हमारे सामने। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसते हुए काफी सारे फॉर्मेशन क्रिएट करके मल्टीपल क्लोन्स तैयार कर लेता है और चारों तरफ से ली क्वांग को घेर लेता है। अब मामला सीरियस होता देखकर ली आओ डिसाइड करता है कि अब वो अपने भाई की हेल्प करेगा और वो भी फॉर्मेशन बनाकर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक थ्रो करना शुरू कर चुका था। उसने तो स्वॉर्ड अटैक्स के साथ खुद भी जंप लगा दिया था। उसके अटैक्स की वजह से वो फैंटम बीस्ट थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ हमें जुकी बताती है, बिग ब्रो मैंने कुछ सेंस किया है, यहाँ पर और भी पावरफुल फैंटम डीमन मौजूद है जो कि इन डीमंस के पीछे छुपा हुआ है। ये भाई उसे इस मामले की फिक्र करने से मना करते हुए कहता है कि तुम बस अपना फोकस उसी डीमन की तरफ रखो, जैसे ही वो मेरे पास आए मुझे इन्फॉर्म कर देना। और वो खुद भी चौकन्ना हो जाता है, अटैक प्रिपेयर करने लगता है। वहीं हमें दिखाते हैं कि जुकी की बात बिल्कुल सही थी। ये डीमन फैंटम लॉर्ड काफी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि ये बेवकूफ ह्यूमंस, मुझे लगा नहीं था कि इतने पावरफुल होंगे, लेकिन चलो अच्छा है, जब मैं इनकी सोल को एब्जॉर्ब करूंगा तो मेरी पावर डीमन रियान तक पहुंच जाएगी। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे गोस्ट जैसे दिखने वाले इंसान और बहुत सारे फैंटम बीस्ट उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। ले आओ भी उन लोगों को देखकर हैरान था कि आखिर ये एक साथ इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। वहीं जैसे एक गोस्ट जैसा दिखने वाला बंदा ले आओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर चुका था, पर उसे मारने के बाद उस बंदे की बॉडी के अंदर जो भी डीमंस मौजूद थे वो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं और वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। उसकी हालत देखने के बाद तो उसकी बहन ली मई भी परेशान हो गई थी कि बिग ब्रो अचानक से आप इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। पर वो तो अपनी बहन पर ही हमला करते हुए कहता है कि तुमने कैसे खुद को सोच लिया कि तुम मेरी ओपोनेंट है, तुम जैसे कचरों को आखिर लगा कैसे कि वो मुझे रोक सकते हैं, डीमन लॉर्ड को। यहाँ उस डीमन के उसकी बॉडी पर हावी होने के बाद उसके रियल इंटेंशन भी शो होने लगते हैं। वो कहता है कि तुम लोगों को मारने के बाद मैं फ्यूचर का स्वॉर्ड किंग बन जाऊंगा और उसके बाद सिटी लॉर्ड की पोजीशन भी मेरी हो जाएगी। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी बहन कहती है कि पर मैं तो आपकी साइड हूँ ना, फिर आप मुझे क्यों मारे। पर उस बंदे को लग रहा था कि ये ली क्वांग है। वो कहता है कि जब मैं तुझे जान से मार दूंगा तब तेरे मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, सच निकलेगा, तो मुझे बहकाने की कोई जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो तो अपनी बहन को घायल करने ही वाला था, तभी उसके अटैक को ली क्वांग रोक लेता है, जो खुद भी काफी बुरी तरीके से इल्यूजन में ट्रैप हो चुका था। ली क्वांग को दिखता है कि कैसे उसकी मॉम तड़प रही है और उसके फादर पेट दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि
जबकि वो तो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी मदर को बचा लिया जाए। हमें पता लगता है कि ली क्वांग ली याओ का सौतेला भाई है, इसीलिए तो उसे वो फूटी आंख नहीं भाता। वहीं उसके इल्यूजन में भी उसकी बहन और उसका भाई मिलकर उसका मजाक उड़ा रहा था। वो दोनों ही उसे अपने लेवल का नहीं समझ रहे थे, एक कचरा समझ रहे थे, इसलिए सिटी लॉर्ड की पोजीशन वो तो उसे बिल्कुल नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि उसके फादर भी उसकी सपोर्ट में नहीं थे। ये देखकर तो उसे गुस्सा आने लगता है। वहीं उन दोनों को आपस में बिजी होता देखकर हमारा हीरो ये भाई चुपके से ली मई को बचा लेता है, जिसे उसका खुद का भाई जान से मारने वाला था। जहाँ वो ज़ूकी को इनका ख्याल रखने का बोलकर खुद इन दोनों भाइयों को संभालने के लिए पहुंच जाता है, पर वहाँ पर उसे काफी सारे फैंटम डीमंस दिखते हैं, तो वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक स्नेक का यूज करता है। उसका स्पिरिचुअल स्नेक बाहर आते ही उन सभी फैंटम डीमंस को जान से मार चुका था। ये देखकर उस डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि एक और पर्सन अपीयर हो गया। अब इससे संभालने के लिए वो एक और जायंट क्रिएचर को समन करता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। वही डीमन लॉर्ड के एक इशारे पर ये दोनों भाई भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और साथ ही वो जायंट डीमन भी। ये तीनों एक साथ हमारे हीरो पर हमला करने वाले थे। दिखाते हैं कि जैसे ही लिया और ली क्वांग हमारे ही भाई की तरफ अटैक थ्रो करते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को एक स्पिरिचुअल ईगल में ट्रांसफॉर्म करते हुए उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर ज़ूकी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। वहीं अब तक अपने दो खतरनाक प्यादों को हमारे ये भाई के हाथों से इतने आराम से ढेर होता देखकर स्पिरिट लॉर्ड उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये भाई एक्साइटेड हो गया था कि फाइनली चूहा अपने बिल से बाहर आ गया। पर जब ये भाई उस लॉर्ड के सामने जाता है तो उसका ये कहना था कि एक चींटी हाथी के साथ मुकाबला करने आई है, देखता हूँ अब तू कैसे बच के जाता है। ये बोलकर वो वहाँ पर और भी काफी सारे इविल स्पिरिट्स समन कर लेता है। पर ये भाई के लिए इनसे मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो एक ही स्वॉर्ड के स्लैश में उन सभी को ढेर कर चुका था और ये देखकर तो उस स्पिरिट बॉस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो वहाँ से भागते हुए हमारे हीरो को धमकी देने लगता है कि तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय किया, फ्यूचर में आकर तेरी वो हालत करूंगा कि तू सपने में भी नहीं सोच सकता। ये बोलते बोलते भाग जाता है, लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ उसे जाने देने वाला था। वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर एंटर हो चुका था। वहीं उन दोनों के वहाँ से जाते ही हम इंपीरियल पैलेस के सोल्जर्स को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर अपने यंग मास्टर्स की हेल्प के लिए पहुंचे थे। अब तक ली याओ और ली क्वांग होश में आ चुके थे। ली याओ तो उन सोल्जर्स को देखकर उन पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि कहाँ मर गए थे तुम सब, अब जल्दी से यहाँ का कचरा साफ करो। बेचारे गार्ड्स डांट खाने के बाद अपने अपने काम पे लग जाते हैं और इधर ये बदतमीज इंसान अपने भाई पर चढ़ने लग जाता है। अब इसने खुद तो एक भी बीस्ट मारे नहीं थे, इसलिए अपने भाई से कह रहा था कि तुमने जितने भी क्रिस्टल कलेक्ट किए हैं वो सभी मुझे हैंड ओवर कर दो और फिर मैं तुम्हें आराम से यहाँ से जाने दूंगा। ली क्वांग को बचपन से पता है कि उसका भाई कितना कमीना है, लेकिन वो इधर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वहीं ली याओ को बेशरम होकर सामने से उसका क्रिस्टल चुराता देखकर ज़ूकी से रहा नहीं जाता और वो सामने से आकर उसे रॉबर बोल देती है कि दूसरों की बिलोंगिंग्स चुराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पर ली याओ का कहना था कि तुम मेरे सामने बोल रही हो, क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ या फिर तुम एक पपेट हो उसी बीस्ट की। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्रिस्टल कलेक्ट करने से तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मारने के बाद भी मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये बोलने के बाद वो बिना सोचे समझे उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि मेन मोटिव तो उसका लोगों को बुली करना था। इससे पहले कि ये अटैक ज़ूकी को हिट हो पाता तभी ली क्वांग बीच में आकर उस अटैक से खुद हिट हो जाता है। अपने भाई पर ली क्वांग को गुस्सा तो काफी आ रहा था, पर वो दांत पीसते हुए कहता है कि ली याओ अगर तुम्हें क्रिस्टल ही चाहिए तो मुझसे डायरेक्ट बात करो, इस तरीके से इनोसेंट पीपल को हमारे मामले में क्यों घसीट रहे हो। पर ली याओ का कहना था कि तुम्हें क्या लगता है ये इनोसेंट है, अगर ये इनोसेंट होती तो इतनी रात को हमारे मैटर में क्यों पड़ रही होती। शायद तुम इसके चेहरे से कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी हरकतें नजर नहीं आ रही जो कि बिल्कुल उस इविल स्पिरिट के कंट्रोल किए हुए पपेट्स के जैसी हैं। ज़ूकी तो कहती है कि मुझे पपेट बोल रहे हो, बेवकूफ, अगर मेरे बिग ब्रो तुम्हें उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकालते ना तो तुम उसकी चपेट में आकर कब के मारे जा चुके होते। तभी वहाँ पर ये भाई भी आ जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, जबकि वो फैंटम तो यहाँ से कब का जा चुका है। ज़ूकी भी एकदम छोटी बहन की तरह अपने भाई को शिकायत लगाते हुए कहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये मुझे फैंटम बीस्ट समझकर मुझे मारने जा रहा था। पर तभी हमारा ही भाई उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, उस फैंटम बीस्ट के सारे क्लोन्स को मैंने मार दिया है और इस वजह से वो यहाँ से भाग गया, अब नहीं दिखेगा। ज्यादा देर तक इल्यूजन में रहने की वजह से तुम लोगों को गलतफहमी हो गई होगी। ये भाई के कारनामों के बारे में सुनने के बाद इस बंदे को इनसिक्योरिटी होने लगती है। वो कहता है कि तुमने उन्हें मार दिया तो क्या वो वापस नहीं आ सकते, तुमने फैंटम बीस्ट को समझा क्या है, मैंने भी उनके साथ फाइट की थी, आखिर तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ज़ूकी का तो आपको पता ही है, उसकी जबान पे लगाम लगाना मुश्किल है, तो वो कहती है कि हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर दो तो बेहतर होगा। वो बंदा खुद को फ्यूचर सिटी लॉर्ड बोल के इंट्रोड्यूस करता है, जिसे सुनकर ज़ूकी कहती है कि तुम सिटी लॉर्ड बनने वाले हो, कितने अफसोस की बात है, जो थोड़ी देर पहले अपनी बहन और भाई को जान से मारने वाला था, कितना खराब होता इस सिटी के साथ। अब उसे तो इंसल्टेड फील हो रहा था। इससे पहले कि वो उस पर दोबारा हमला करता, उसे डीमन पपेट बोलकर ली क्वांग बीच में आते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से किसी पर भी हमला नहीं कर सकते, अगर ये डीमन पपेट है तो क्यों ना हम लोग हार्ट मिरर का यूज करें जो फादर ने तुम्हें दिया था, वो तो डीमन पपेट्स की लोकेशन देख सकते हैं ना, किसी भी रैंडम इनोसेंट पीपल पर हमला करके हम सिटी लॉर्ड की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकते। अब ली क्वांग की बातें तो बिल्कुल सही थी, लेकिन इस बंदे के कानों में घुसे तब ना, उसे तो बस क्रिस्टल चाहिए था, किसी भी तरीके
तरीके से अपने फादर के सामने ये प्रूव करने के लिए कि वो सबसे बेस्ट है। तो वो ली याओ से इसी बारे में बात करने लगता है कि मुझे क्रिस्टल हैंडओवर कर दो और बाकी का मैटर खुद संभाल लेना। पर ली कुआंग तो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ली याओ को लग रहा था कि वो अपने भाई से ज्यादा पावरफुल है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर इसे जान से मार दिया जाए। तो सिटी लॉर्ड बनने के लिए कोई भी उसका कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं, साथ ही उसे डीमन क्रिस्टल भी मिल जाएंगे। एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। ये सोचकर वो मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके उससे हमला करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए ली कुआंग ने अपनी विंड ग्लोइंग टेक्निक का यूज किया था। वो दोनों ही अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करके एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान दोनों की कल्टीवेशन में साफ साफ डिफरेंस नोटिस हो रहा था। ली याओ ली कुआंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ओपोनेंट हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ही नहीं, मुझसे उलझना बंद करो, तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। वहीं दूर से उन दोनों की फाइट को जज करते हुए ज़ुकी कहती है कि बिग ब्रो, मुझे नहीं लगता कि ली कुआंग ली याओ का सामना ज्यादा देर तक कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर कम है। यहाँ हमारा ये भाई अपनी छोटी बहन की तारीफ करते हुए कहता है कि इतनी छोटी सी एज में तुम्हें तो कल्टीवेशन की काफी नॉलेज है, कमाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सच में ली याओ की पावर के आगे ली कुआंग हार जाता है। वो तो उसे उठाकर जमीन पर पटक चुका था। ली याओ ली कुआंग के सारे क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे बाप का खून तेरे रगों में नहीं दौड़ रहा होता ना, तो मैं तो तुझे कब का मार चुका होता। अब ये बातें तो वो उसे बचपन से कहता आ रहा है। ली कुआंग को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं ली याओ की नजरों में ली कुआंग एक नंबर का यूजलेस इंसान था। जैसे ही उसकी बहन को होश आता है, वो अपनी बहन से कहता है कि ली मई, इन दोनों को भी पकड़ लो, इनके पास से भी डीमन क्रिस्टल कलेक्ट कर लो। ली मई अपने भाई से थोड़ी अलग थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर ये भाई से कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल है वो मुझे पकड़ा दो, हमें तुम्हारे ऊपर ज्यादा हाश नहीं होना। पर जब ये भाई उसे गौर से घूरता है ना, तो वो उसकी खूबसूरती देखकर कहती है कि ये तो सच में कितना हैंडसम है। ज़ुकी तो ली मई से कहती है कि सिस्टर, क्या तुम भूल गई हो, मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाई है, अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम ऐसे रीपे करोगी। ली मई का कहना था कि मेरी जान बचाने के लिए मैं रीपे जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें वो क्रिस्टल सबसे पहले मुझे हैंड ओवर करना होगा। ये भाई तो फिर भी मना कर देता है, वो भी साफ साफ, जिसे सुनकर तो ली याओ से हजम नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुझे डर नहीं कि यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स तेरे चीथड़े उड़ा सकते हैं। पर ये भाई ने जो कह दिया सो कह दिया। वो कहता है कि मास्टर होने का मतलब ये नहीं कि तुम इनोसेंट पीपल को बुली करो, और ये बोलकर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लग गया था। पर तभी ली मई उसका रास्ता रोकते हुए कहती है कि बिना क्रिस्टल लिए तो मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देने वाली, लेकिन अगर तुम मेरे भाई को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते तो मेरे साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। अब ये भाई को भी उस बार्गेनिंग के बारे में सुनना था कि वो कौन सी डील है जो उसे करनी है। ली मई कहती है कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। अब एक लड़की की तरफ से डायरेक्ट प्रपोजल मिलने की वजह से ये भाई का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। वो कहता है कि कितनी डायरेक्ट हो तुम, ऐसे मुंह पे थोड़ी ना शादी का प्रपोजल देते हैं। और वो कहती है कि क्यों नहीं, तुम इतने हैंडसम हो, ब्रेव हो, और तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंट कूट कूट के भरा है। किसी भी लड़की को मौका मिलेगा तो वो तुम्हारी वाइफ बनना चाहेगी, तो मैं क्यों नहीं। वो तो वही खड़े खड़े हमारे हीरो को सीड्यूस करना शुरू कर चुकी थी। पर उससे बचने के लिए ये भाई खुद को पीछे हटाते हुए कहता है कि सॉरी मिस, बदकिस्मती से तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। वहीं इधर ली याओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन इन लोगों से बात क्या कर रही है। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है क्रिस्टल कलेक्ट करने में। उसका तो सबर जवाब दे चुका था। अब अपने भाई के उकसाने पर भी ली मई और क्या करती, वो अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट करते हुए उसे ये भाई की तरफ थ्रो कर देती है। वो तो उस अटैक को अपने स्वॉर्ड से आराम से ब्लॉक कर लेता है। अभी भी वो लकड़ी की स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। ली मई को गुस्सा आता है तो वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करती है, पर थोड़ा सा झटकने पर ही उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। ये भाई कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला। और फिर ये बोलने के बाद वो उसकी स्वॉर्ड को उसे वापस कर देता है। पर इससे पहले कि वो उस पर दोबारा हमला कर पाती, ये भाई काफी स्पीड के साथ उसके प्रेशर पॉइंट को क्लिक करता है, जिससे वो स्टैचू बन के वहीं खड़ी रह जाती है। उन प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करने की वजह से कोई भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। और ये देखने के बाद कि ये लड़का कितना फास्ट है, ली मई को तो उससे और ज्यादा प्यार होता जा रहा था। वहीं ली याओ भी अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर रहा था, तुम तो 2 मिनट भी नहीं टिकी। और फिर वो ये भाई से कहता है कि लड़के, शुक्र मना कि मैं तेरे सामने नहीं आ रहा, अगर मैं तेरे सामने आ गया ना तो फिर तू सीधा मरेगा, और मैं तुझे मारना नहीं चाहता। ये बोलने के बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि चुपचाप जाओ और इससे स्पिरिचुअल क्रिस्टल कलेक्ट करके मेरे पास ले आओ। याद रखना, इनमें से मरना नहीं चाहिए कोई भी, मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए। उनमें से एक सोल्जर्स तो चौड़ा होते हुए आगे आकर कहता है कि डोंट वरी मास्टर, मैं इसके लिए अकेला ही काफी हूँ। असल में इन सोल्जर्स के आगे ये भाई की पावर अभी तक आई नहीं है ना, इसलिए इतना चौड़ रहे हैं। वही ली याओ भी कहता है कि चलो, मेरा सोल्जर्स तो इसका कॉम्पिटिटर बन ही सकता है, लेकिन जब उसका सोल्जर आगे बढ़ के एक हमला करता है ना, तो हमारे ली भाई के एक ही अटैक पर वो ढेर हो चुका था। ये भाई को तो गुस्सा आने लगता है कि कैसे यहाँ के सारे लोग पागल हैं, अपनी पावर का यूज करते हुए नॉर्मल लोगों को बुली कर रहे हैं। वो ये सारे इनजस्टिस बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो तो उन लोगों
लोगों को सुनाना ही शुरू कर चुका था। वहीं हमें दिखाते हैं कि दूर से ये बाई की एबिलिटी को ली आओ के फादर अपने ब्लड आई के थ्रू देख पा रहे थे। वो कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूर है, यहाँ पर ताकतवर की पूजा की जाती है और कमजोर को यूजलेस समझा जाता है। ली आओ, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि जो ताकतवर होता है वही कमजोरों पर रूल करता है और अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। अपने दुश्मनों के साथ फाइट करते हुए तुम समझ जाओगे कि आखिर पावर किसको कहते हैं और तुम्हें पावरफुल होने की जरूरत क्यों है। वैसे यहाँ पर ली आओ के फादर की अभी की बातों से लग रहा था कि वो अपने बेटे के लिए सिर्फ अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे जानबूझकर गलत कदम उठाने को कह रहे थे। लाइक उन्होंने ही तो वो मिरर अपने बेटे को दिया था, पर यहाँ फिलहाल उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बस वो लियाओ को पावरफुल बनते हुए देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इधर दूसरी तरफ हम ये भाई को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए काफी फास्टली उन सभी सोल्जर्स को निपटा चुका था। एक एक करके उनकी खटिया खड़ी करने के बाद वो स्लैश मारकर उन्हें बेहाल कर देता है। उसकी ये स्पीड वाली स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक देखने के बाद लियाओ के तो होश उड़ चुके थे। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 6th रियाल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं कि मैं अपनी स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक को यूज कर सकूं। आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी है जो तुम ये टेक्निक यूज कर पा रहे हो। पर ये भाई उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ गार्ड्स को सुनाना शुरू कर देता है कि फैंटम बीस्ट के सामने तो कोई आगे नहीं आया और यहाँ कमजोर लोग देखते ही उनके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। किस तरीके के सिटी गार्ड्स हो तुम सभी लोग। अब उनमें से कोई भी इस हालत में नहीं बचा था कि वो उसके साथ फाइट कर सके, इसलिए लिया उसे कहता है कि क्या तुझे अब भी वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल चाहिए। पर लगता है कि इस बंदे को अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड है। उसे लग रहा था कि ये सभी लोग हमारे ये भाई से इसलिए हार गए हैं क्योंकि ये सभी लोग वीक है। वो कहता है कि इन्हें हराने का मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सामने शो ऑफ कर सकता है। उसकी बातों से ये भाई समझ जाता है कि ये भी लातों का भूत है, बातों से तो नहीं सुनने वाला। तो वो थकते हुए कहता है कि ठीक है, फिर बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना, आजा भिड़ ले। पर लगता है कि ये बंदा अलग ही डिल्यूजन में जी रहा है। वो कहता है कि मैं तुझे एक लास्ट चांस देता हूँ, अपने हाथ से वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल मुझे हैंड ओवर कर दे। आफ्टर ऑल मैं फ्यूचर सिटी लॉर्ड जो बनने वाला हूँ, तुझे ऐसे ही जाने दूंगा। लेकिन अगर तूने फाइट को कंटिन्यू किया और तू मेरे हाथों से हारा तो सारी जिंदगी टॉर्चर करूंगा। तू वो सीधे सीधे क्रिस्टल मुझे हैंड ओवर करके मेरा सबऑर्डिनेट भी बन सकता है। तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। पर ये भाई तो इसे भी रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तेरे कैरेक्टर को देखकर लगता नहीं कि तू इस लायक है कि मैं तेरा सबऑर्डिनेट बनूं। अब ये तो उसकी शुद्ध देसी घी वाली इंसल्ट थी, वो बर्दाश्त कहाँ करता। कहता है तो फिर मर। और फिर अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए उससे अटैक थ्रो कर देता है जिसका नाम था सनवेल स्वॉर्ड टेक्निक। ये अटैक्स बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर फायर रिलीज कर रहे थे और बहुत स्पीड में आ रहे थे, पर हमारा ये भाई इनसे बहुत ही तेजी से स्किप करते हुए बच जा रहा था। और वही गार्ड्स अपनी पिटाई भूलने के बाद लियाओ को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर आप कर सकते हैं, इसे अच्छा मजा चखाइए। उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि हमारा ये भाई इस बंदे के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, उनके यंग मास्टर इसे आराम से हरा देंगे। वही लियाओ हवा में फ्लाई करते हुए हमारे हीरो को धमकी देते हुए कहता है कि अब तेरे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। और फिर अपने स्वॉर्ड में फ्लेम रिलीज करते हुए चारों तरफ बिना देखे अटैक थ्रो करना शुरू कर देता है, जहाँ उसके अटैक की वजह से आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। पर यंग मास्टर होने की वजह से बेचारे को इस चीज की खबर नहीं पड़ती और न ही कदर है। वही ये भाई तो अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि बस तेरे पास यही है, मुझे तो लगा था कि तू थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा पर तूने तो डिसअपॉइंट करके रख दिया। ये भाई की बातों से ये बंदा और ज्यादा गर्म हो जाता है और कहता है कि ये ले, तेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसके बाद तो तुझे सांस लेने के लिए एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। और ये बोलकर वो ट्रिपल थंडर फॉर्मेशन अटैक थ्रो कर चुका था, जिसकी एनर्जी और खतरनाक ब्लास्ट को देखने के बाद हमारा हीरो कहता है कि हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ये अभी भी मेरा मुकाबला करने के काबिल नहीं है। और ये भाई फिर से अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से एक काफी खतरनाक टाइगर को बाहर निकालता है। ये टाइगर स्पिरिट आगे बढ़ते हुए न केवल लियाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करती है बल्कि उसे भी इंजर्ड कर देती है, जो कि ऊपर से सीधा नीचे टपकता है। उस टाइगर को अपने पास देखने के बाद तो इस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। अपने डैड को याद करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना। ये भाई ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वापस बुला लिया था और अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर तानते हुए वहीं रोक देता है। ये भाई थोड़ी ना उसे जान से मारने वाला था, वो तो उसे कह रहा था कि देखो घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं और अपने पावर का शो ऑफ थोड़ा कम किया करो क्योंकि यहाँ पर दुनिया में तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं। ये बोलने के बाद वो उसे वहाँ से दफा होने को कहता है और वो बंदा भी अपने 11 नंबर की बस पकड़कर रवाना हो चुका था। लेकिन अभी भी इस बंदे का घमंड टूटा नहीं है। दौड़ते दौड़ते यही कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कमीने से हार गया, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। फादर के पास जाकर ये मेक श्योर करना होगा कि ये ज़नन सिटी छोड़कर ना भाग सके। ये बंदा सांस नहीं लेने वाला जब तक वो ये भाई को सबक ना सिखा दे। वही अपने यंग मास्टर को वहाँ से 9-2-11 होता देखकर सोल्जर्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और वही हाल लीमई का भी था। उसे लग रहा था कि अब उसकी बारी है। बेचारी अभी भी फ्रीज हुई पड़ी थी, पर हमारा हीरो आकर उसे रिलीज कर देता है और वो छोड़ते ही कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आकर बिग ब्रो ने फादर के सामने तुम्हारा नाम ले दिया तो तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़ूकी ये भाई की तारीफ करते हुए कहती है कि बिग ब्रो आपके स्किल्स तो कमाल के हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, पक्का स्वॉर्ड किंग रियान पर होंगे, है ना। अब ये तो उसने दुखती नस पर हाथ रख दिया। ये भाई कैसे बताए कि बेचारा इतने सालों से ट्राई कर रहा है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। ये भाई उसे कुछ
कहता नहीं है, बल्कि उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें कल्टीवेशन को लेके बहुत नॉलेज है, क्या तुम्हें स्वॉर्ड कल्टीवेशन आती है? जूकी कहती है कि आपकी जितना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता ही है। तभी उन दोनों की नजर ली क्वांग पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर अकेला बेहोश पड़ा था। जूकी को समझ नहीं आता कि ये बंदा कौन है और इसे कौन ले जाएगा वापस। ये बाव को ली आओ की बातों की हेल्प से पता लग चुका था कि ये भी उन्हीं का भाई है। वो कहता है कि सिटी लॉर्ड का बेटा होने के बावजूद भी दोनों की ट्रीटमेंट में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक को उठाकर ले गए और दूसरे को यहीं फेंक के चले गए। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई खास कदर नहीं करता। इसे यहाँ पर अकेला छोड़ना खतरे से भरा होगा, इसलिए वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ली मई से कहता है कि जब ये होश में आ जाएगा वापस घर पहुँच जाएगा, तुम जा सकती हो। ये भाई ली क्वांग को अपने साथ ले जाने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया था। होश में आते ही वो कहता है कि मेरी जान किसने बचाई। जूकी तो बड़ी खुशी से बताती है कि मेरे बिग ब्रो ने, अगर वो नहीं होते ना तो विलन तुम्हें जान से मार देते। यहाँ ये भाई उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। पता नहीं अचानक से ली क्वांग को क्या होता है, वो उन दोनों को वहाँ से झटकते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों की फिक्र की जरूरत नहीं, और जो तुमने किया उसके लिए मेरा एहसान रहेगा। वो गुस्से में वहाँ से चला गया था। जूकी को समझ नहीं आता इनके खानदान के सारे लोग पागल है क्या, एहसान समझते नहीं है लोगों का। पर ये भाई का कहना था कि छोड़ो, हमारा काम था, हमने कर दिया, बाकी का वो जाने और उसकी फैमिली जाने। जूकी का पूछना था कि अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि सिटी का काम तो खत्म हो गया ना। ये भाई बताता है कि वो तो ज़ायलन सिटी इसलिए आया क्योंकि उसे रॉयल सिटी जाना है। तो क्या वो उसके साथ चलेगी? जूकी तो तैयार थी, कहती है अगर आप अकेले जाओगे तो क्या पता फैंटम बीस्ट आप पर हमला कर दे, मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको पता तो रहेगा। ये भाई को हंसी आती है कि ये लड़की कितना एक्स्ट्रा सोचती है। वो कहता है कि ये मत कहना कि तुम्हें लगता है कि मुझे एक लड़की की प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर जूकी का कहना था कि आप कुछ भी कहिए, मैं तो आपके साथ चलने वाली हूँ, चाहे आप चाहे या ना चाहे। ये भाई कहता है ठीक है, हम लोग मॉर्निंग में निकल जाएंगे, तब तक तुम रेस्ट कर लो, मैं कल्टीवेशन कर लूँ। ये बोलने के बाद बैठकर कल्टीवेट करने लग जाता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होता देखकर वो कहती है कि आपकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ कितनी इंप्रेसिव है, आपने थोड़ी ही देर में इस पूरे कमरे को स्पिरिचुअल पावर से भर दिया, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बोलकर वो भी बगल में बैठकर कल्टीवेट करने लगती है, जहाँ उसकी कल्टीवेशन यानी स्पिरिचुअल पावर का ऑरा उतना ज्यादा नहीं था जितना ये भाई का था। पर तभी कल्टीवेट करते हुए जूकी के पीछे दिखाते हैं, उसके बैग पे एक छोटा सा स्वॉर्ड था, शायद ये उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ली आओ अपने फादर के आगे जाकर शिकायत लगाने लगता है कि ली क्वांग ने उसका सारा क्रेडिट छीनने की कोशिश की है। फैंटम डीमन को ली आओ ने अपनी पावर का यूज करके मारा, पर वहीं दूसरी तरफ ली क्वांग अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आया था। वो यहाँ पर हमारे हीरो को गुंडा कंसीडर कर रहा है और उसकी हेल्प से उसने मुझे बुली किया और मेरे सारे क्रिस्टल छीन कर लेकर चला गया। अपने फादर के आगे रोते रोते वो तो अपने लिए जस्टिस मांग रहा था। वे उसके फादर उसकी झूठी कहानी पर यकीन करते हुए कहते हैं कि अगर ली क्वांग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रूल बनाया था कि जिसके पास ज्यादा क्रिस्टल होंगे वही सिटी लॉर्ड बनेगा। पर अगर तुम कह रहे हो कि फैंटम डीमन को तुमने हराया है तो सिटी लॉर्ड तुम्हें बना दिया जाएगा। और रहा सवाल ली क्वांग का, तो तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया जो तुम उसके हाथों से हार गए और अपने क्रिस्टल गवा दिए। तुम्हें अपनी पावर पर और ज्यादा काम करना चाहिए था। एक राजा बनने के लिए तुम्हें सबसे ताकतवर बनना होगा, ताकि अगर सारी प्रजा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम्हें हराना पाए। बेसिकली यहाँ उसके फादर का कहना था कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग होते तो ली क्वांग तुम्हें नहीं हरा पाता। दूसरी तरफ ये बाई और जूकी को दिखाते हैं, जो कि कल्टीवेट करते करते पूरी रात गुजार चुके थे और दोनों की ही कल्टीवेशन इम्प्रूव हो चुकी थी। जूकी कहती है अपनी कल्टीवेशन खत्म करने के बाद कि सिर्फ बिग ब्रो की वजह से मेरी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बूस्ट हो गई, वरना तो मुझे 1 महीना लग जाता। ये भाई अपनी कल्टीवेशन खत्म करने के बाद जूकी से कहता है कि चलो छोटी बहन, खाना खत्म करने के बाद अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने चलते हैं। अरे बाउंटी अनाउंस किया था ना सिटी लॉर्ड ने कि जो भी फैंटम डीमन को मारेगा, जितने डीमन को मारेगा उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। तो ये भाई के पास तो काफी सारे क्रिस्टल थे। वो सोचता है कि चल के सिटी लॉर्ड के पास जाकर अपना रिवॉर्ड कलेक्ट किया जाए। जूकी भी उसके साथ जाना चाहती थी तो वो मना नहीं करता, उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जैसे ही वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के बाहर पहुंचता है, गार्ड्स उसे वहीं रोक लेते हैं। पर हमारा हीरो कहता है कि वो तो रिवॉर्ड कलेक्ट करने आया है। इससे पहले कि उसे अंदर एंट्री मिलती तभी वहाँ पर ली क्वांग भी हाजिर हो चुका था, जो आते ही ये भाई को वहाँ से जाने को कहता है कि तुम अभी तक निकले नहीं इस सिटी से। ये भाई का कहना था कि निकलना क्यों है, मैं तो अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने आया हूँ। आखिर तुम लोगों ने तो बाउंटी अनाउंस की थी। पर ली क्वांग का कहना था कि तुम्हें फिलहाल रिवॉर्ड की नहीं, अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ली क्वांग काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था, पर ये भाई अभी भी रिलैक्स है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर ली आओ की एंट्री हो जाती है, जो कि ली क्वांग को साइड में हटाते हुए कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, फिलहाल मैं अपने मेन दुश्मन को तो देख लूं। उसे लग रहा था कि ये भाई उससे डरकर यहाँ पर आया। कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने जाने वाला था, पर देखो डर के मारे तुम मेरे घर के सामने खुद ही आ गए। मेरी रेपुटेशन के बारे में बाद में पता चला होगा और सुनकर डर गए होंगे, है ना। ये भाई उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या डर, मैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड लेने आया था। और वो उसे भी पूरी कहानी बताता है।
पर ये बंदा अभी भी शो ऑफ करना बंद नहीं कर रहा था। कहता है कि कल रात को मैंने तुझे क्या कहा, तेरे दिमाग से निकल गया क्या? मैंने बताया था ना कि फ्यूचर का सिटी लॉर्ड मैं हूँ और मुझसे पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। बेटे तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इतनी आसानी से तो बचने वाला नहीं है तू। अब तुझे रिवॉर्ड नहीं पनिशमेंट मिलेगी और ऐसी पनिशमेंट जिससे तू बच के नहीं जा सकता। और फिर वो अपने सभी गार्ड्स को कहता है कि पकड़ लो इसे। सारे गार्ड्स तैयार हो चुके थे। ये भाई उन्हें वहीं रुकने को कहता है। ये सुनकर लियाओ भी लाइक, क्या हुआ बच्चा, डर गया क्या? माफी मांगनी है, मांग ले। आज मैं बड़ा रहम दिल बना बैठा हूँ, अगर तेरी माफी अच्छी लगी तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। पर ये भाई कहता है कि देख मैं अपने यहाँ पर काम से आया हूँ, अगर तू मेरे और सिटी लॉर्ड के बीच में आएगा और अपने काम से काम नहीं रखेगा तो फिर आगे तू बहुत पछताने वाला है। मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, सीधे सीधा मुझे मेरा रिवॉर्ड लेने दो। पर लियाओ कहता है कि देखो अब तुम्हारे सारे सपने ना चूर चूर होने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसने की फैंटम बीस्ट को मरे हुए क्रिस्टल मुझसे चुरा लिए, उस जैसा चोर अगर सिटी लॉर्ड के सामने जाकर खुद से रिवॉर्ड मांगेगा तो थोड़ी ना रिवॉर्ड मिलेगा। इस जेनन सिटी में मेरे रूल्स चलते हैं और जो नहीं मानता उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और अब सारी सिटी तेरी जान की दुश्मन बनी बैठी है। ज़ूकी को सारी कहानी समझ आ चुकी थी और ये भाई को भी। ज़ूकी कहती है कि ब्रो लगता है इसने तुम्हें फंसा दिया और डर्टी ट्रिक्स चल रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ले आओ तो उसकी बातों से खुश हो जाता है कि अरे लड़की तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, मुझे पसंद आया तुम्हारा समझदार होना, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूं, वैसे भी दिखती भी काफी खूबसूरत हो। ये बोलकर वो जैसे ही छूने जा रहा था ये भाई उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, ये कहते हुए कि अगर दोबारा अपने हाथ को काबू में नहीं रखा ना तो अलग कर दूंगा बॉडी से। पर ये बंदा तो अभी भी नहीं रुकता, कहता है बच्ची हो या बड़ी हो, मुझे तो बस तुम्हारी बहन चाहिए। इससे पहले कि इस बार ये भाई कुछ करता ज़ूकी कहती है कि ब्रो मुझे संभालने दो, लगता है इसके अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है, उतारनी पड़ेगी। और फिर इतनी जोर से उसका घंटा बजाती है ना, बेचारा रोना शुरू कर देता है और फिर तड़पते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। इससे पहले कि गार्ड्स आगे बढ़ते ली कुआंग उन्हें रोकते हुए इन्हें भागने को कह रहा था। ये भाई ली कुआंग को पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर कहता है कि मेरा मैटर मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं, और मैं यहाँ आया हूँ तो इतनी आसानी से मुंह छुपाकर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। वही गार्ड्स भी उसके ऊपर ये बोलकर चढ़ने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को परेशान करने की। और वहीं वो बंदा तड़पते हुए कह रहा था कि छोड़ना मत, अपनी पूरी जान लगाकर लड़ना, ये बहुत ताकतवर है। एक एक करके सारे गार्ड्स हमारे हीरो ये भाई को घेर लेते हैं। ज़ूकी उन्हें देखने के बाद कहती है कि बिग ब्रो क्या मैं इनके साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ? वो अलाउ करता है तो ये अपनी पावर रिलीज करती है और क्रिस्टल अटैक थ्रो करना शुरू कर देती है, जिससे वो गार्ड्स थोड़ी देर के लिए तड़पने लग गए थे। ज़ूकी ने अपनी पावर की हेल्प से एक ही बार में उन सभी के हाथ को इंजर्ड कर दिया था, जिससे वो अपने हाथ संभाल नहीं पाते। वो दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए गोल गोल लट्टू की तरह घूमकर इन पर हमला करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बंदूक हो और ये सभी लोग उसका शिकार घूम घूम कर ही उनकी खटिया खड़ी कर देती है। उसकी एबिलिटी तो ये भाई को भी इम्प्रेसिव लग रही थी। अभी तक ये भाई को पता नहीं था कि ये लड़की कितनी पावरफुल है, इसलिए उसकी एबिलिटी देखने के बाद कहता है कि ये तो छुपी रुस्तम निकली। लियाओ को यकीन नहीं होता कि एक बार फिर से उसके गार्ड्स ढेर हो चुके हैं और वहीं ज़ूकी मैडम इन सभी गार्ड्स को ढेर करने के बाद स्वैग से खड़ी हो जाती है। वहीं उसका अपीयरेंस देखने के बाद ली कुआंग भी लाइक कि ये लड़की देखने से 14 साल की लगती है, लेकिन फिर भी 5th रैंक की स्वॉर्ड मास्टर बन चुकी है, इतनी कम एज में इतनी पावरफुल। ज़ूकी अपने ही ध्यान में मग्न थी, उन गार्ड्स को बुरा भला बोल रही थी कि तभी पीछे से एक खतरनाक पाम स्ट्राइक उसके ऊपर थ्रो हो चुका था। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके लिए ज़ूकी का अकेले संभालना मुश्किल था। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि उसे बचा लेता है। न केवल वो उसके अटैक को रोकता है बल्कि उसकी तरफ एक और पाम स्ट्राइक थ्रो भी कर देता है, जिससे वो बंदा हिट होकर नीचे गिर चुका था। ये एक एल्डर थे जो कि हमारे ये भाई के अटैक से घायल हो जाते हैं और ये भाई उन्हें भी डांटते हुए कहता है कि एक एल्डर होकर एक छोटी बच्ची पर स्नीक अटैक करते हो, शर्म नहीं आती? ये उनके घर का बटलर था जिसे घायल देखकर ली कुआंग परेशान हो जाता है और वहीं वो बटलर हिट होने के बाद समझ गया था कि हमारा हीरो स्वॉर्ड किंग रियान पर है। वहीं लियाओ तड़पते हुए भी उसे धमकी देना नहीं बोलता, कहता है कि तुमने सिटी लॉर्ड के मेंशन में वायलेंस क्रिएट किया, अब तो तू गया बेटे। पर अब तक उसकी बातों से हमारे हीरो का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो उसकी तरफ जाता है, एक लात मार के दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनसे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, लात मारो और आगे बढ़ो। अब हमारे हीरो को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि यहाँ के सभी लोग एक जैसे हैं और वो ज़ूकी से कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, ये सिटी सबसे बकवास सिटी है। इससे पहले कि वो निकल पाता तभी लियाओ के फादर की एंट्री होती है, जो कि उसे ये कहते हुए रोक लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ से जाने में अब कुछ ज्यादा देरी नहीं हो गई है। वहाँ आने के बाद सिटी लॉर्ड चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं तो उन्हें अपने घर के मेंशन के सभी लोग इधर उधर बिखरे हुए और घायल नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था वहाँ का माहौल देखकर कि यहाँ पर भूचाल आया हो। उन्हें सोचता देखकर ये भाई खुद ही एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि ये लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, मेरा रास्ता रोक रहे थे, इसलिए इनकी ऐसी हालत करना जरूरी था। और फिर वो ज़ूकी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि क्या आप इसके लिए मुझे सजा देने वाले हैं? सिटी लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्यों ना मेरे साथ एक कप टी पियो मेरे मेंशन के अंदर चलकर। सिटी लॉर्ड को तो उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। वहीं ये भाई अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ चाय पीना चाहते हैं बजाय मुझे पॉइजन देने के, आप चाय में जहर मिलाकर मुझे मार भी तो सकते हैं। ये बातें करते हुए वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था।
सिटी लॉर्ड ने इस बात को हंसकर टाल दिया था। साथ ही वो ये बाई से कहते हैं कि मुझे आपसे एक सीरियस मैटर में बात करना है, तो बेहतर होगा कि हम अंदर चलकर इस बारे में बात करें। साथ ही वो ये बाई को ये शो करने के लिए कि वो जेन्युइन है, अपने गार्ड्स को डांट कर अंदर जाने को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंशन में आने वाले गेस्ट को इस तरीके से ट्रीट करने की। जब लियाओ ये देखता है कि उसके फादर ये बाई की साइड ले रहे हैं, तो वो आकर कहता है कि फादर आप क्या कर रहे हैं, आपको तो इसे सजा देनी चाहिए। पर सिटी लॉर्ड तो उल्टा लियाओ से कहते हैं कि माफी मांगो। वो बड़ा माफी मांगने वाला था, अपने फादर से ही जबान लड़ाने लगता है कि मैं क्यों मांगू, गलत तो ये है ना, चोरी तो इसने की है। उसकी बदतमीजी पर उसके फादर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और फिर वो खुद ये बाई से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा बेवकूफ है, तो इसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद करता हूँ लिटिल ब्रो आप हमें माफ कर देंगे और अंदर चल के हमारे साथ चाय पर डिस्कशन करेंगे। ये बाई थोड़ा सोचते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने आया था। सिटी लॉर्ड ये देखकर कि ये बाई को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, वो कहते हैं कि हाँ मैं रिवॉर्ड आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे क्रिस्टल भी तो कलेक्ट करने होंगे ना, उसके लिए वक्त लगेगा, तो आपको अंदर चलकर मेरे साथ थोड़ी सी बातें कर लेनी चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद ये बाई कहता है कि सिंसियर तो आप हैं, तो चलिए एक कप चाय पी ली जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को सीधा मेंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ अब तक सिटी लॉर्ड ने वो सारे क्रिस्टल काउंट करवा लिए थे। उन्हें पता लगता है कि हमारे हीरो ने 100 से भी ज्यादा फैंटम बीस्ट को मारा, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर सिटी लॉर्ड अपने पास एक स्टोरेज रिंग बाहर निकालते हैं। वो बताते हैं कि इसमें 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है और एक 9th लेवल का हाई आर्मर है। उसने जितने फैंटम बीस्ट मारे हैं उसके लिए ये रिवॉर्ड सबसे अच्छा है। ये बोलने के बाद वो उसे स्टोरेज रिंग हैंडओवर कर देते हैं। ये भाई तो खुशी खुशी वो स्टोरेज रिंग लेने के बाद कहता है कि इसके बाद अब मुझे सिटी पैलेस जाना है। रॉयल सिटी का नाम सुनने के बाद सिटी लॉर्ड हैरान होते हुए कहते हैं कि रॉयल सिटी में तुम्हें क्या काम है, जिस पर ये भाई उन्हें याद दिलाता है कि शायद आप भूल गए हैं कि आपने ही कहा था कि फैंटम बीस्ट को मारने पर रिवॉर्ड के तौर पे रॉयल सिटी जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पर एंशिएंट रून्स मिलेंगे। मुझे वहाँ जाकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे असली स्वॉर्ड गॉड बनना है। सिटी लॉर्ड ये सुनकर कहते हैं कि रॉयल सिटी जाना इतना आसान नहीं, वहाँ जाने के लिए तुम्हें सभी फैंटम बीस्ट को मारना होगा और तुम्हारी बातों से मुझे पता लगा है कि फैंटम बीस्ट का लीडर यहाँ से भाग चुका है। इसका मतलब वो और भी काफी सारे स्पिरिट्स क्रिएट कर सकता है। ऐसे में खतरा टला नहीं है, तो मैं तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकता। सिटी लॉर्ड की बातें सुनने के बाद ज़ूकी बीच में टोकते हुए कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं कि आपने जब बाउंड्री अनाउंस की थी तब आपने कहा था कि कोई भी बंदा जिसने 10 फैंटम बीस्ट को मारा हो वो रॉयल सिटी जा सकता है, और अब आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं क्योंकि मेरे बिग ब्रो ने 100 से भी ज्यादा फैंटम बीस्ट को मारे हैं, तो वो रॉयल सिटी क्यों नहीं जा सकते। सिटी लॉर्ड इस पर ठहाके मार के हंसते हुए कहते हैं कि लगता है लड़की तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और चीजों को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करती हो। आफ्टर ऑल उसके पास स्वॉर्ड स्पिल प्यूपिल जो है। सिटी लॉर्ड बताते हैं कि जब उन्होंने ये बाउंड्री अनाउंस की थी तब इन स्पिरिट्स ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि ये आम लोगों को मारते जा रहे थे और ऐसे में कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। एक फैंटम बीस्ट को पकड़ना भी आसान रहता उनके लिए, इसीलिए उन्होंने ये बाउंड्री अनाउंस की ताकि इसकी लालच में जगह जगह से स्वॉर्ड स्किल्स वाले बंदे आए और इन बीस्ट को मार दे, और फिर जितने भी स्वॉर्ड मास्टर यहाँ आते वो उनमें से अच्छे वाले को चूज कर रॉयल सिटी या फैंटम बीस्ट के लीडर को मारकर रॉयल पैलेस भेज देते। ये बाउंड्री तो सिर्फ होनहार कल्टीवेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रखा गया था, और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें अभी रॉयल सिटी पैलेस भेज दूं तो सोचो कल को अगर एक पावरफुल स्वॉर्डमैन यहाँ आया और उस फैंटम डीमन के लीडर को मार दिया तो वो भी तो यही डिमांड करेगा ना, और मैं सिर्फ एक ही बंदे को भेज सकता हूँ, तो मैं वो स्पॉट तुम्हें दूंगा तो उस बंदे के लिए नाइंसाफी होगी। अब ये बात थी तो बहुत ज्यादा काम की। ये भाई को भी ये इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं उस डीमन को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के बाद ही वो स्पॉट लूंगा, क्योंकि हमारा हीरो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, इनजस्टिस बिल्कुल नहीं। ये भाई का कहना था अगर मैं उस फैंटम डीमन को मार दूं तो फिर मुझे उस रूइंस में जाने का मौका मिलेगा। पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि वो तो तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही तुम रॉयल पैलेस जाओगे वहाँ पर एक असेसमेंट होगा, उसके बेस पे ही तुम्हारी परफॉर्मेंस जज होगी और तुम्हें रूइंस में जाने का मौका मिलेगा। हमारा हीरो इन सारी चुनौतियों के लिए तैयार था। वो कहता है कि आज रात को ही आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। उसका कॉन्फिडेंस देखने के बाद तो सिटी लॉर्ड पूरी तरीके से फ्लैटर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा करेज देखना बहुत मुश्किल है। वैसे यहाँ सिटी लॉर्ड ने ये भाई को एक ऑफर दिया था, ये कहते हुए कि तुमने हमारी इतनी हेल्प की है तो इसके लिए मैं अपना एक बंदा तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें असिस्ट कर सके। ये भाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता हूँ। पर ये भाई कहता है कि नहीं, आप जैसी महान हस्ती मेरी मदद करेंगे, इस बात से थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पर सिटी लॉर्ड अपनी मैनिपुलेशन स्किल से हमारे हीरो को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो अपने साथ एक असिस्टेंट लेकर जाएगा। ये भाई अब मुंह पर तो मना नहीं कर सकता था, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं ये सारी चीजें ज़ूकी को दाल में काला लग रही थी। वो कहती है कि इतनी महान हस्ती फ्री में हमारी मदद क्यों ही करेगी भला, इनका अपना कोई मोटिव छुपा है और वो
मैं ढूंढ के रहूंगी। ये लोग उस डीमन को पकड़ने के लिए रात को निकलने वाले थे, तो तब तक रेस्ट करने के लिए सिटी लॉर्ड ने मेंशन में एक कमरा प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद ज़ूकी अपना शक ये बाई के सामने जाहिर करते हुए कहती है कि बिग ब्रो, आपको नहीं लगता कि ये सिटी लॉर्ड हमारे पीछे प्लानिंग कर रहे हैं? क्या पता उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा के रखा हो। ये बाई को ऐसा नहीं लगता। इंस्टेड वो ज़ूकी से पूछता है कि तुम्हें इतना शक क्यों हो रहा है। ज़ूकी कहती है कि उनके इतना ज्यादा नरम दिल बनने के पीछे मुझे तो कुछ टेढ़ी खीर नजर आ रही है। जरा आप ही सोचो, इस फैमिली में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिस पे भरोसा किया जा सके। एक नंबर के सपोले हैं और ऐसे में इन्हें सिखाने वाले इनके फादर हैं। आप यकीन करेंगे कि वो अच्छे दिल के मालिक हैं। मेरे ग्रैंडपा हमेशा कहते हैं जितनी ज्यादा मजबूत जड़ें होती हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग पेड़ होता है, और अगर पेड़ कमजोर हो तो इसका मतलब जड़ें भी कमजोर हैं। वो सभी लोग अपने फादर से ही सीखते होंगे। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो ये लोग अच्छे नहीं होते। ज़ूकी अपने बात पर अड़ी हुई थी। वही ये भाई कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ली क्वांग इन जैसा है। वो काफी अलग है। ना तो वो अपनी पावर का शो ऑफ करता है, ना ही दूसरों को बुली। और इसके अलावा रहा सवाल सिटी लॉर्ड का, तो उनसे बाद में निपट लेंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है और सिटी लॉर्ड अपने साथ अपने तीनों बच्चों को लेकर आते हैं। सबसे पहले तो वो लियाओ से माफी मंगवा रहे थे, जो कि ज़ूकी के साथ बदतमीजी करने के लिए दोनों से माफी मांगता है। ये भाई ने उसे कब का माफ कर दिया था। फिलहाल उन्हें देरी हो रही थी तो वो निकल जाते हैं। रास्ते में फैंटम डीमंस का पता लगाने के लिए लियाओ अपने पास मौजूद हार्ट मिरर का यूज करता है। फैंटम डीमन की लोकेशन मिलने के बाद वो फिर से शो ऑफ करते हुए कह रहा था कि देखा, मैंने ढूंढ लिया, वो वहाँ है। ज़ूकी उस पर चढ़ते हुए कहती है कि इतने बड़े राजकुमार होकर भी इतनी सी अकल नहीं है। अगर इस तरीके से चिल्लाओगे तो वो भाग जाएंगे ना। और फिर वो सभी लोग शांति से मुंह बंद करके उन फैंटम बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फैंटम लॉर्ड को दिखाते हैं, जो अपने बचे हुए तो पपेट से कहता है कि क्या तुम लोगों ने उनके लिए प्रिपरेशन कर ली, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि ये लोग उसे मारने के लिए आने वाले हैं। उसके दोनों पपेट्स अपनी अपनी की गई तैयारियों के बारे में हाँक रहे थे। एक ने कहा था कि उसने 100 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाई है, दूसरे ने कहा है कि उसने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल अरे सेट कर दिया है। जैसे ही वो लोग यहाँ अंदर आएंगे वो लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर तभी आपस में बात करते हुए उन लोगों को एहसास हो जाता है कि ये भाई और उसकी टीम उन तक पहुंच चुकी है। अपनी लोकेशन उनके सामने रिवील होता देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग मैजिक मिरर का यूज करके उन तक पहुंचे हैं। अब मैजिक मिरर ने तो उनके सारे फॉर्मेशन को भी डिटेक्ट कर लिया होगा और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। ये सोचकर तो इनके पसीने छूटने लगे थे कि अब ये इन्हें कैसे रोकेंगे। पर फैंटम लॉर्ड का कहना था कि फिक्र मत करो, इनके लिए मैंने भी कुछ प्रिपेयर करके रखा है, आने दो इन्हें। दूसरी तरफ जैसे ही ये भाई उस डीमन के मेंशन के अंदर जाने वाला था, ज़ूकी कहती है कि बिग ब्रो अगर अंदर ट्रैप हुआ तो वो तो उसे संभालते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तुम पीछे ही रुको और अगर हम में से किसी को मुसीबत में देखो तो हेल्प करने के लिए आ जाना, ओके। ज़ूकी को अपने बिग ब्रो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये बाय ली क्वांग समेत पूरी टीम को उठाकर अंदर की तरफ एंटर हो जाता है। वहीं पीछे से ज़ूकी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है, पर फिर बाहर रुकने की बजाय वो भी मेंशन के अंदर चली गई थी। अंदर घुसने के बाद जब ली क्वांग खुशी खुशी अपने मैजिक मिरर का यूज कर रहा था, तभी वो देखता है कि नेवल स्पिरिट ने अपना ब्लड उसमें डाल दिया है, जिसकी वजह से मैजिक मिरर ने काम करना बंद कर दिया। ली क्वांग को तो उस एविल स्पिरिट पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वो तीनों के तीनों दूर से इनका ये हाल देखकर बहुत मजे ले रहे थे। अब मैजिक मिरर के खराब होने के बाद ली आओ उसे थ्रो करते हुए कहता है कि क्या हुआ, मैं ऐसे ही तुम लोगों का खेल खत्म करने के लिए पहले से रेडी हूँ। पर इससे पहले कि वो मेन वालों पर हमला कर पाते, उनके इल्यूजन्स इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो भी एक आध नहीं बल्कि बहुत सारे थे। उन्हें देखने के बाद ये भाई समझ आता है कि यही इनका प्लान है, इन इल्यूजन से हम कल्टीवेटर्स को फाइट करवाना, ताकि मौका पाकर ये यहाँ से बच के निकल जाए या फिर ट्रैप तैयार कर लें। पर वो इतनी आसानी से उन्हें उनके प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड में मौजूद सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए तेजी से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ली याओ भी अपना 100% देकर उन फैंटम बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली क्वांग पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया और वो उसे जान से मार पाता, इससे पहले वो ही उसे जान से मार देता है। पर उस डीमन पपेट को मारने के बाद उसकी इविल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वो फिर से अपना कंट्रोल खोकर ली याओ के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब ये देखकर ली मई सोल्जर्स के साथ आगे बढ़कर उसे रोकने वाली थी। उनके वहाँ से जाने के बाद ये भाई जब अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि ये इल्यूजन डीमंस धीरे धीरे गायब होना शुरू हो चुके हैं, तो वो भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। ली याओ को अपने सामने काफी सारे स्पिरिट्स नजर आते हैं और वो उन पर हमला करने लग चुका था, जिसके बाद उसे धीरे धीरे काफी सारे क्रिस्टल भी कलेक्ट होने लगे थे। वो तो खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। वहीं ली क्वांग भी स्पिरिट से घिरने के बाद उनके साथ ही फाइट करने लग गया था, जहाँ वो भी धीरे धीरे क्रिस्टल ही कलेक्ट करने में बिजी हो जाता है। ये सारा नजारा जब वो डीमन अपनी आंखों से देख रहा था तो उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ये सोचते हुए कि ये ह्यूमन अपने ही लालच में खुद के हाथों से ही मरने वाले हैं, क्योंकि ये जितनी देर तक इल्यूजन में रहेंगे उतना इनका नुकसान है। और अगर इन्होंने इस इल्यूजन को इग्नोर करने की कोशिश की तो कब पीछे से असली वाले पावर्स जाकर उन पर
हमला करके उन्हें जान से मार देंगे। मतलब उन्होंने दोनों तरफ से ही इन लोगों को फंसा दिया था और ये चीज ये भाई को कब की पता लग चुकी थी। इधर दूसरी तरफ ली माई पर एक शैडो मॉन्स्टर हमला करने वाला था कि हमारा ये भाई जाकर उसे मार डालता है। इस इल्यूजन डीमन की हेल्प से वो काफी बुरी तरीके से डर चुकी थी, पर हमारे ये भाई के समझाने पर उसे फिर से उससे प्यार हो जाता है और काफी खुश भी हो जाती है कि ये भाई ने उसकी जान बचाई। ये भाई उस इल्यूजन से बाहर आ चुका था, इसलिए उसे साफ साफ वो असली वाला फैंटम डीमन नजर आ जाता है। उस डीमन लॉर्ड को देखने के बाद वो समझ गया था कि उसे इन सब में फंस कर नहीं रहना, जल्द से जल्द इन असली वालों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। अब ये भाई को खुद की तरफ देखता देखकर वो फैंटम लॉर्ड समझ जाता है कि ये भाई इल्यूजन से बाहर आ चुका है, तो वो दोनों पपेट से कहता है कि जल्दी से वो फॉर्मेशन ओपन करो जो हमने इसके लिए क्रिएट किया था। वो दोनों भी अपने लॉर्ड की बात सुनते हुए फटाफट से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि चारों तरफ से एक बैरियर के फॉर्म में हमारे हीरो को घेर लेता है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही हमारा ये भाई एक ड्रीम में ट्रैप हो जाता है, जहाँ उसके सामने ये इल्यूजन क्रिएट हो चुका था कि यंग में अपने उस जनरल से शादी कर चुकी है और वो हमारे ये भाई के सामने आकर उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि मैं डायनेस्टी की क्वीन हूँ और बचपन में हमारी जो भी शादी तय हुई थी मैं उसे नहीं मानती। मैं एक प्रिंसेस होकर एक पहाड़ में रहने वाले छोटे से गवाले के साथ क्या करूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वहीं वो जनरल तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था, तो वो भी उसे उसके सपनों में खरी खोटी सुनाया जा रहा था। अब ये शायद ये भाई का बुरा ख्वाब था, इस वजह से वो भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक नोबल होने के नाते तुम्हें ये हक नहीं मिलता कि तुम मेरी इंसल्ट कर सको। तभी मिंगो इसके पास आकर उसे छेड़ते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना साइड चिक बना के रखूं। पावरफुल भी तुम काफी हो, मेरी बॉडीगार्ड के तौर पर हमेशा मेरे साथ रहना, बदले में तुम्हें मुझे डेली देखने को मिलेगा। और फिर वो जनरल के साथ लवी डवी होकर उसे भी मनाने लगती है कि है ना स्वीट हार्ट, इसे अपना बॉडीगार्ड बनाने में तुम्हें कोई एतराज है। वो तो उसे बॉडीगार्ड कम डोरमैन ज्यादा बनाना चाहता था, वो तो जितनी हमारे ये भाई की इंसल्ट कर ले उसके लिए उतना कम है। पर ये भाई अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम्हें खुद को ह्यूमिलेट करने का मौका तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, और जितनी तुमने मेरी इंसल्ट कर ली है उतना काफी है। ये बोलकर वो उन पर अटैक थ्रो करने ही वाला था कि इधर हमें रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं असली पपेट्स उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी हमारे ये भाई को होश आ जाता है और वो इनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली क्वांग को दिखाते हैं, वो भी चारों तरफ से इन पपेट्स से घिर चुका था। उन्हें निपटा कर वो अपने भाई के पीछे पड़ जाता है, जैसे कि उसके ऊपर इविल एनर्जी हावी हो गई थी। तो अब उसे मौका मिला है तो वो लियाओ के साथ फाइट करते हुए कहता है कि मुझे स्वॉर्ड गर्ल बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। उस इविल स्पिरिट के पोजेस करने के बाद ली क्वांग की पावर काफी तेजी से इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए जब लिया उसके साथ फाइट कर रहा था तो वो उसके अटैक से हिट होकर पीछे गिर जाता है। अब तक तो लिया को भी समझ आ गया था कि पक्का इसके अंदर डेविल घुस चुका है, और ऊपर से ली क्वांग तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहता है कि आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुझे मारना ही पड़ेगा। वो तो ली माई से भी कहता है कि मार डालो इसे और इसके पास से जो भी मैजिक क्रिस्टल मिले वो हासिल कर लेना। पर ली माई चाहे जितनी भी बुरी क्यों न थी, वो अपने भाई ली क्वांग को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में रोते हुए इन स्पिरिट्स पर ही हमला करने लगती है, ये कहते हुए कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे और नहीं हो रहा। वही ये फैंटम डीमन लॉर्ड कहता है कि देखा मैंने इन लोगों को कितना बेबस कर दिया है, ये लोग नहीं जानते कि इस इल्यूजन ट्रैप में फंसने के बाद अगर तुम स्वॉर्ड किंग ही क्यों ना हो तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ये इल्यूजन इतना पावरफुल है। इधर ये पपेट्स तो ये देखकर कि उसके लॉर्ड उनके काम से खुश है, वो दोनों तो कहते हैं कि मास्टर क्या अब आप इससे खुश होकर हमें 2 सोल्स दे सकते हैं, हमें उन्हें नरिश करना है, हमें खुद को और भी पावरफुल बनाना है। ये लॉर्ड तो हंसते हुए ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि ये सारे उसके चूजन बनो। वो कहता है कि इनमें से जो भी पसंद हो वो उठा लो, तुम्हारे हुए। असल में इन पपेट्स का प्लान है कि जैसे ही हमारे ये भाई समेत ली आओ, ली क्वांग, ली मई में से कोई भी अगर मरता है तो ये लोग उनमें से एक को अपना पपेट बना सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इधर उन लोगों को फाइट में बिजी देखते हुए पीछे से जुकी की एंट्री हो गई थी, जो कि आते ही अपने बिग ब्रो को फाइट करते हुए देखकर समझ आती है कि ये लोग इस इल्यूजन अरे में कब से फंसे हुए हैं, लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने बाहर से कुछ नहीं किया तो ये लोग ऐसे ही फंसे रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो वो अपने पास मौजूद एक पोटली को बाहर निकालती है और उसके अंदर मौजूद एक स्पिरिचुअल बॉल को बाहर निकाल कर कहती है कि ये मुझे ग्रैंडपा ने दिया था, ऐसा लगता है कि अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। इस स्पिरिचुअल बॉल को जुकी हमारे बिग ब्रो यानी ये भाई की तरफ थ्रो कर देती है। ये एक तरीके का स्पेल बैरियर था जो जैसे ही ये भाई के पास पहुंचता है उसके ऊपर से इस इल्यूजन बैरियर का असर खत्म हो चुका था और उसे साफ साफ वो डीमन फैंटम लॉर्ड दिखने लग जाता है। अब वो इतनी आसानी से अपने दुश्मन को खुद तक थोड़ी ना पहुंचने दे सकते थे, तो वो दोनों ही पपेट्स अपनी अपने वेपन को बाहर निकाल कर दोनों तरफ से ये भाई पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर स्पेल बैरियर के अंदर होने की वजह से ये भाई को उनका हमला साफ साफ नजर आ रहा था, तो वो उन्हें आराम से ब्लॉक कर लेता है। पर इन पपेट्स ने काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर लिया था जो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसे देखने के बाद ये भाई भी लाइक फाइनली तुमने सीरियसली ले ही लिया, पर मैं इसे इतना सीरियस लेने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड थ्रो कर देता है, वो भी नॉर्मल तरीके से, जो कि उस अटैक को ब्लॉक करने लग गई थी। उस अटैक को रोकने की वजह से ये भाई की वो लकड़ी की स्वॉर्ड उससे दूर झटक कर गिर जाती है और अब उसे फाइनली मेटल की स्वॉर्ड निकालनी पड़ती है, जिससे वो 2
जबरदस्त स्ट्राइक थ्रो कर देता है। फैंटम लॉर्ड तो वहाँ से हटकर खुद को बचा चुका था, पर उसके दो बेचारे पपेट्स जो कि अपनी जान बचाकर भागते हुए भी भाग नहीं पाते, क्योंकि हमारे हीरो का स्लैश काफी तेजी से उन्हें बीच में से आधा आधा करते हुए गुजर जाता है। वो दोनों देखते ही देखते वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो चुके थे। वो फैंटम डीमन लॉर्ड ये देखने के बाद अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए कह रहा था कि ये लड़का तो सच में एक स्वॉर्ड गॉड है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं लगा। पर इस बार ये भाई उसे बच के नहीं जाने देने वाला, इसलिए वो भाग रहे फैंटम बीस्ट पर भी उसी तरीके का एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर चुका था। पर इससे पहले कि ये स्लैश उस पर हिट होता, वो बंदा अपने पास एक बैरियर बनाते हुए कहता है कि मैं फैंटम डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं। पर ये भाई ने जो स्वॉर्ड यूज किया है ये उसे उसके मास्टर ने दी थी। वो कहता है कि इस स्वॉर्ड से रिलीज हुआ स्लैश चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इस स्लैश से हिट होने के बाद तुम जिंदा नहीं बचने वाले, चाहे तुम कोई सी भी मैजिक पावर का यूज क्यों ना कर लो। दिखाते हैं कि ये भाई की बात बिल्कुल सच थी। उसका ये स्ट्राइक उस बैरियर को तोड़ते हुए उस इविल फैंटम की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी में से तेज इविल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। वो तो तड़पते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है। ये भाई के अटैक की वजह से वो फैंटम डीमन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है और उसके मरने के बाद ये भाई को 3 क्रिस्टल स्टोन मिलते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि ऑब्वियसली फैंटम लॉर्ड जो था पावरफुल तो होना ही था। वो अपने क्रिस्टल को कलेक्ट कर चुका था। तभी ली क्वांग उसके पास आकर उसे कहता है कि डीमन बीस्ट को मार दिया ना, अब यहाँ से चलते बनो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वरना बाद में तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। ये बोलकर ली क्वांग वहाँ से चला जाता है। वो इस बार काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था, जिसे देखने के बाद ये भाई कह रहा है क्योंकि शायद हमारा हीरो पहले से ही आने वाले खतरे के लिए प्रिपेयर है। फैंटम डीमन लॉर्ड को मारने के बाद ये भाई और जुकी सीधा सिटी लॉर्ड मेंशन पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही सिटी लॉर्ड उनका इंतजार कर रहा था। वो तो उन्हें देखते ही खुश हो जाता है कि चलो तुम लोगों ने खुशखबरी सुना ही दी, आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो कि तुमने उस फैंटम डीमन लॉर्ड को मार दिया। तुम तो सच में इंपीरियल पैलेस सिटी भेजने के लायक हो। मैं खुद तुम्हें वहाँ ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की रात हम लोग जश्न मनाएं। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें खुद रॉयल सिटी के लिए एस्कॉर्ट कर दूंगा। हमारे ये भाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर शाही दावत शुरू की जाती है, जहाँ डिनर के दौरान ली मई ये भाई के सामने बैठकर उसे आंख मार रही थी। वो तो हैरान हो जाता है और जुकी भी ये सारा नजारा देखकर मजे ले रही थी। तभी वो देखती है कि ली मई हमारे ये भाई के साथ टोस्ट करने आई है, ये कहते हुए कि शायद आप पिछले पुराने जितने भी हमारे किए हुए कांड है उन्हें भूल जाए। वो वाइन पीते हुए कह देता है कि मैं पुरानी सारी चीजों को भूल चुका हूँ। जुकी को उस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और यही सेम चीज सिटी लॉर्ड के साथ भी थी। वो भी अपनी बेटी को छेड़ते हुए कह रहे थे कि क्या तुम्हें हमारे ये भाई जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहादुर है पसंद आ गए हैं क्या। अपने फादर के सवाल पर वो तो शर्माने लगती है, ये कहते हुए कि फादर अगर आप मुझसे इस तरीके का सवाल कैसे कर सकते हैं। पर उसके फादर तो हंसते हुए कह रहे थे कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हम कल्टीवेटर्स के लिए जो सच है वो सच है, हम सीधा सामने रख देते हैं। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो बस कर देते हैं और अगर नहीं करते तो ये बात भी उसके मुंह पर बता देते हैं। और यहाँ बात ये भाई की हो रही है, जैन ये भाई सच में काबिल लड़का है, क्या तुम्हें वो पसंद है। अब हमारे ली मई की दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी, क्योंकि उसने तो पहले ही हमारे ये भाई को प्रपोज कर दिया था। वो शर्माते हुए कहती है कि फादर मुझे तो पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है। ये लड़की अच्छे से बहती गंगा में हाथ धो सकती है। उसके फादर कहते हैं कि इसमें क्या है, हमारे सामने ये भाई बैठा है, उससे खुद ही पूछ लेते हैं। वो तो ये भाई को ऑफर देते हुए कह रहा था कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, तो क्या तुम ज़ेनन सिटी के लॉर्ड बनना चाहोगे, मेरी बेटी से शादी करके मेरा दामाद बनकर। ये भाई ये सुनकर एक झटके से खड़ा हो जाता है और फिर सिटी लॉर्ड को मना करते हुए कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर तो सिटी लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी और मुझे खुद के लायक नहीं समझते, जो तुम सीधा सीधा हमारे मुंह पर ये प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हो। पर ये भाई का कहना था कि मुझे माफ कर दीजिए सिटी लॉर्ड, अगर आपको ऐसा लगा हो, मैं तो बस ये कह रहा था कि प्रिंसेस ली मई के आगे मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एक गाँव का लड़का हूँ, नॉर्मल सा कल्टीवेटर। अगर आप उनकी शादी मुझसे कराएंगे तो मैं इस चीज के लायक नहीं। अब उसकी बातों से बेचारी ली मई का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि रहने दीजिए फादर, अगर ये नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है इन पर फोर्स करने की। पर वहीं सिटी लॉर्ड का प्लान तो कुछ और ही था। वो टेबल पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहते हैं कि मैं सिटी लॉर्ड किस काम का, अगर मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इंसल्ट करने की, इसने सोचा भी कैसे कि वो शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। और फिर वो अपनी सारी पावर कलेक्ट करके ये भाई की तरफ थ्रो कर देते हैं, पर वो इस हमले को डॉज कर चुका था। सिटी लॉर्ड एक बार फिर कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर ज़ेनन सिटी के लॉर्ड बनना चाहोगे। पर ये भाई का कहना था कि आप अगर 1000 बार भी पूछे तब भी मेरा जवाब ना ही होगा। बस फिर क्या था, इस बंदे को तो बस किसी न किसी मैटर में हमारे ये भाई को फंसाना था।
तो वो ये बाई के नीचे की सीट को खिसका देता है और वो सीधा नीचे गिरने लग जाता है। सिटी लॉर्ड का कहना था कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये बाई ज़ूकी के साथ नीचे गिर रहा था और वो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालने लगता है। यहाँ पर ये बाई ने कोशिश की थी कि वो वापस से ऊपर उठ जाए, पर उसके ऊपर उठने से पहले ही सिटी लॉर्ड ने एक और जबरदस्त स्ट्राइक उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, जिससे हिट होते ही बेचारा नीचे पहुंच जाता है। और अब सिटी लॉर्ड अपनी स्पिरिचुअल पावर का गलत फायदा उठाते हुए हमारे हीरो को चेन से ट्रैप कर देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर ना आ पाए। वो तो हमारे हीरो को धमकी दे रहे थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के साथ ऐसा करने की, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें रॉयल सिटी जाना है ना, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुझ जैसे को मैं रॉयल सिटी भेजूंगा, वो भी सैनन सिटी के बिहाफ पर। लियाओ भी अब तक वहाँ पर आ चुका था, जिसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये प्लान उसके फादर ने कब का बना के रखा हुआ है। वो तो कहता है कि फादर आप तो सच में कमाल के हैं, एक मूव और ये हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ढेर। अब देखा बेटे मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, अब पढ़ा रहे यही। ज़ूकी को तो पहले से ही पता था, वो कहती है कि वही तो मैं सोचूं करेले का पेड़ भी कर पाए और अब मैंने देख भी लिया। ज़ूकी को गुस्सा करता देखकर ये भाई उसे रोकते हुए कहता है कि ज़ूकी उन पर अपनी बात खर्च करने का कोई फायदा नहीं, इससे बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करें। जैसे ही हमारा ये भाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने की कोशिश कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि वो अपनी की पावर को यूज नहीं कर पा रहा और फिर वो समझ जाता है कि इन लोगों ने वाइन में जहर मिलाया था। वो चिल्ला कर पूछता है। उसके कन्फ्रंट करने पर सिटी लॉर्ड जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा था, ये कहते हुए कि तुम्हें अब रियलाइज हो रहा है, पर अब तो काफी देर हो चुकी है। मैंने सॉफ्ट फ्रेगनेंस पाउडर यूज किया था, जिसकी वजह से अब तुम 3 दिनों तक अपनी की पावर को यूज करने के लायक नहीं बचे। अब यहीं सड़ो, तुम्हारी जिंदगी और मौत अब मेरे हाथों में है। सिटी लॉर्ड का उसे मारने का प्लान था, लेकिन कुछ दिन तड़पाने के बाद यहाँ लियाओ कहता है कि फादर अगर हम इसे मारने ही वाले हैं तो अभी क्यों नहीं, आने वाली प्रॉब्लम से बच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ली मई की बातों से हमें पता चलता है कि वो अपने फादर के साथ इस इविल प्लान में शामिल नहीं थी। वो तो रिक्वेस्ट करने लगती है कि फादर इनसे स्पिरिट स्टोन लेकर इन्हें जाने देते हैं ना। वो तो रिक्वेस्ट करी थी कि फादर ये सच में ली फैमिली में शादी कर लेगा, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, आप इसे जाने दीजिए, मैं मनाऊंगी इसे। वहीं लियाओ कहता है कि थर्ड सिस्टर क्या तुम पागल हो गई हो, अब भी तुम इस पर भरोसा करती हो और तुम चाहती हो कि ये तुमसे शादी करे, तुम्हें लगता नहीं अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर देगा। वहीं सिटी लॉर्ड बताते हैं कि अब इसके बिट्रे करने की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि मैंने इस पर ब्लड कर्स लगाया है। जब तक ये ब्लड कर्स यहाँ पर अवेलेबल है तब तक ये हमें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ सिटी लॉर्ड ये कहते हुए चले जाते हैं ये बाई को कि सुबह तक अपना मूड बना लेना ली फैमिली में शादी करने के लिए। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो फिर कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है, इसलिए सोच लो जो करना है। ये बोलने के बाद सिटी लॉर्ड बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे बेचारी ज़ूकी अंधेरे में डरने लगती है। वो तो कहती है कि बिग ब्रो हम इन इविल लोगों के बीच में फंस गए, अब हमारा क्या होगा। ये भाई उसे शांत कराते हुए कहता है कि छोटी लड़की मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कितने ही इविल पीपल क्यों ना हो, बस मुझ पे भरोसा रखो। अब ज़ूकी को और किसी पर भरोसा हो या ना हो, ये भाई पर अंधा भरोसा था। वो कहती है कि हाँ आपने सही कहा, हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर ये हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहेंगे ना तो बुरे लोगों के साथ बुरा ही होगा, देख लेना। काफी रात हो चुकी थी। हमें ली कुआंग को दिखाते हैं जो अपनी नजर बचाते हुए हॉल के अंदर एंटर होना चाहता था, पर तभी वो देखता है कि इस डोर का मैकेनिज्म उसकी समझ से बाहर है। वो उसे खोलने की कोशिश करता, उससे पहले उसका भाई चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है कि ली कुआंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी छुपे रात के अंधेरे में यहाँ हमारे दुश्मनों को आजाद करने की, तुम्हें क्या लगा कि तुम फादर के खिलाफ जाओगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बेचारे ली कुआंग को बचने का मौका नहीं मिलता और यहाँ उसके फादर भी देखते ही देखते वहाँ हाजिर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्हें पहले से पता हो कि ली कुआंग ये भाई की हेल्प करेगा। उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और जब ली कुआंग अपने फादर के पास आता है उन्हें समझाने के लिए तो उसके फादर उल्टा उसके गाल पर एक जोरदार पर्दे मारते हैं। इतने सालों से अपने फादर और अपने भाई के हाथों से जलील होते होते ली कुआंग का सब्र जवाब दे चुका था। वो कहता है कि आप लोग मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट क्यों करते हैं, इससे बेहतर नहीं है कि आप मुझे एक बार में मार दें, आप लोगों को भी शांति मिल जाएगी और मुझे भी इस फालतू जिंदगी से छुटकारा। उसके फादर कहते हैं कि काश तेरी रगों में मेरा खून ना दौड़ रहा होता तो मैं तेरी ये मुराद कब की पूरी कर देता। तू अगर जिंदा है तो वो सिर्फ मेरे खून की वजह से। अपने फादर को भी खुद से इतनी नफरत करता देखकर ली कुआंग टूट चुका था। वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं, आप मुझे ऐसे ही मार दो। पर तभी फटाक से लियाओ का जवाब फूट पड़ता है। वो कहता है कि अगर तुझे इतनी नफरत है खुद से तो क्यों ना तू खुद से खुद को ही खत्म कर ले, तुझे मारकर फादर अपने हाथ गंदे क्यों करे। अब लियाओ ने बहुत बदतमीजी की थी। उसके फादर भी उसे घूर कर देखने लग जाते हैं और फिर वो ली कुआंग से कहते हैं कि कल सुबह अपना सामान पैक कर लेना, तुम सिटी से बाहर जाकर कल्टीवेट करोगे और अगले 10 सालों तक सिटी वापस नहीं आओगे। ली कुआंग को ना चाहते हुए भी अपने फादर की बात माननी थी, वरना तो वो उसे फिर से जेल में बंद करवा देते। वो पहले भी उसके साथ बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। तभी
तभी अंदर से ये सारी आवाजें ये भाई और जूकी भी सुन चुके थे। ली कुआंग के साथ हो रही ज्यादती को सुनने के बाद वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि कैसा बाप है, अपने दोनों बेटों के साथ कितना भेदभाव कर रहा है। एक किंग होकर इस तरीके की नाइंसाफी करना, मुझे तो शक है कि क्या इसे पता भी है कि किंग का मतलब क्या होता है। वो दोनों काफी सुना कर ये बातें कर रहे थे, जिससे सिटी लॉर्ड का खून खौलना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंदर जाकर अभी के अभी ये भाई को जान से मार देगा। उसके गुस्से के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। आपको ये वाली सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।